हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है डीएससी वन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से देख के जाना, क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। और ये सारी की सारी यूनिट, यानी जितने भी आपके चैप्टर हैं, मैंने पहले से करा दिए। अगर आपको आपने नहीं देखे अभी तक, मान लीजिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे चैप्टर को देख लो, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और नोट्स जो हैं सारे फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं यूनिट वाइज। आपको हमारी वेबसाइट एकलव्य स्नातक .com पे जाकर आपको सर्च करना होगा। ठीक है, पीडीएफ वाला सेक्शन है, वहाँ पे पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है, सेमेस्टर वन में जाना है, फिर आगे प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। फिर इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसका लिंक मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विभिन्न उपागम जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इसकी आलोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सी वेरियस अप्रोचेस है जिसके जरिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक लास्ट वर्ड जो है आलोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, आपके पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये लिखा होगा आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसका क्या अर्थ होता है ये समझिए। तो जब भी हम आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, तो इसका मतलब होता है हम किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, चाहे वो कोई पाठ हो, कोई किताब हो, कोई लेख हो, कोई सिद्धांत हो, कोई घटना हो, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें हमें तथ्य यानी कि फैक्ट फैक्ट के बारे में बताना होता है, तर्क यानी कि लॉजिक के बारे में बताना होता है। ठीक है, उदाहरण के आधार पे, यानी आप उदाहरण देकर भी बता सकते हो उसके बारे में, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसकी जांच करनी होती है। तो इसको कहा जाता है आलोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, इसमें तीन चीजें सबसे मेन होती है। सबसे पहला होता है विश्लेषण, यानी कि एनालाइज करते हैं, जैसे हम विषय को समझेंगे, उसके हिस्से को अलग अलग करेंगे, पार्ट में, हेडिंग में तोड़कर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर इवेल्यूएशन होता है, यानी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी उसका अच्छा और उसका कमजोर पक्ष, यानी कि जिस टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हमको लिखना है पेपर में, उसका सकारात्मक, उसके नकारात्मक, ठीक है, दोनों को हमें अच्छे से बताना होता है। फिर निष्कर्ष लास्ट में बताना होता है, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन आप 3 लाइन 4 लाइन का एक सार के रूप में, एक समरी के रूप में लिख सकते हो। पूरे क्वेश्चन में जो भी था उसका 4-5 लाइन में लिख दो, वो बहुत है, इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आलोचनात्मक समीक्षा। अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये टर्म जो होती है इसका मतलब बता रहा हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। अब देखो, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मुख्य 4 उपागम की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए केवल 4 ही उपागम होते हैं? ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा नहीं, 4 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में 4 पे चर्चा कर रखी है, तो हम वही टू द सिलेबस चलेंगे, हम बाहर की चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 4 मेथड बताने वाला हूँ, 4 अप्रोच बताने वाला हूँ, जिसके जरिए राजनीतिक सिद्धांत को समझा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है नैतिक दृष्टिकोण, जिसको नॉर्मेटिव अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नैतिक दृष्टिकोण है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है, जब मान लो जब किसी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया जाएगा नैतिक दृष्टिकोण के जरिए, इसके हिसाब से, तो ये देखा जाएगा कि क्या सही है। ठीक है, न्याय क्या होता है, अच्छा जीवन कैसा होगा या कैसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे आधारित होता है। यानी नैतिक दृष्टिकोण में ज्यादातर ये पूछा जाता है क्या सही है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को देखता है, यानी नैतिक नजरिए से देखता है। तो इस अप्रोच में, यानी इस हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपागम, सॉरी, इस उपागम में मूल्यों, यानी मूल्यों को देखा जाता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानव गरिमा, इन सब चीजों पे जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आदर्श समाज की कल्पना होती है, यानी एक ऐसा समाज जो एक आदर्श समाज हो, एक बढ़िया समाज हो, जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खुशी से रहे, एक दूसरे की मदद करे, सहायता करे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ऐसी ऐसे समाज की इसमें कल्पना की जाती है। और इसको कौन सपोर्ट करते हैं? प्लेटो जैसे विद्वान हो गए, अरस्तु जैसे विद्वान हो गए, ठीक है, जॉन लॉक हो जाएंगे, और जीएस मिल हो जाएंगे, रॉल्स हो जाएंगे। ये सारे वो विचारक हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को सही मानते हैं, यानी कि ये नैतिक दृष्टिकोण जो होता है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो होता है, इसको सही मानते हैं। ठीक है, अब इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं इस वाले मेथड की। तो ये व्यवहार में पाए जाने वाले वास्तविक तथ्यों की तुलना में अत्यधिक आदर्शवादी होता है। ठीक है, यानी इस पे एक कमी है इस सिद्धांत में।
इस अप्रोच में क्या कमी है? क्योंकि इसमें जो व्यवहार में पाए जाने वाले वास्तविक तथ्य हैं, यानी जो ओरिजिनल, जो मतलब जो जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उस पे फोकस नहीं है ज्यादा, बल्कि ये आदर्शवादी ज्यादा लगता है। यानी आपको पता है ना, हम एक समाज की कल्पना कर सकते हैं, आदर्शवादी समाज की, कि एक ऐसा समाज हो, हम सोचते हैं ना कि काश हमारे पड़ोसी कितने अच्छे होते, सब एक दूसरे की मदद करते, ठीक है, हम भी उनके फंक्शंस में जाते, वो हमारे फंक्शन में आते, वो हमसे ना जलते, हम उनसे ना जलते, ठीक है, एक दूसरे को देखकर जले ना, ईर्ष्या भाव ना हो, कोई किसी से नफरत ना करे, प्रेम भाव हो। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, पर क्या रियलिटी में ऐसा समाज होगा? आप सोचो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की कामयाबी को देखकर कहीं ना कहीं वो जलते हैं। तो ऐसा होता है ना समाज में? तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इसमें जो जो व्यवहारिक है, जो रियलिटी है, ठीक है, जो फैक्ट होते हैं, उसमें ज्यादा बात नहीं करी जा रही, बल्कि आदर्शवादी समाज की ओर ज्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा समाज कभी ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। ठीक है, समाज में असामाजिक तत्व जो थे वो पहले भी होते थे, और आज भी होते हैं, और आगे भी होते रहेंगे। तो ये चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक नैतिक मानकों की खोज अक्सर व्यवहारिक रूप से असंभव होती है। यानी जो हम ये एक ऐसी ऐसा नैतिक मानक, यानी एक ऐसे मतलब नैतिक कुछ रूल्स को हम खोजें जो हर समाज में लागू हो जाए, तो ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबको पता है कि किसी से नहीं जलना चाहिए, किसी की कामयाबी से नहीं चिढ़ना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सब जानते हैं। ये आदर्शवादी बातों को मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। क्या ये रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी आलोचनात्मक समीक्षा है। फिर समाज, संस्कृति और समय के अनुसार नैतिक मानक बदल जाते हैं। ठीक है, जैसा समाज है उसी के हिसाब से, ठीक है, जैसी संस्कृति है, जैसा समय है, नैतिक मानक भी बदलते रहते हैं। आज से 500 साल पहले जो नैतिक मूल्य रहे होंगे, जरूरी नहीं है वो आज हों, और आज जो नैतिक मूल्य हैं, जरूरी नहीं है आज से 500 साल के बाद भी ऐसा होगा। तो नैतिक मानक जो है वो बदल जाते हैं, समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, समय के हिसाब से। ठीक है, 100 साल पहले जैसा समाज था, क्या आज भी समाज वैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। कितना बदलाव आ गया, कितना डेवलपमेंट हो गया, लोगों की सोच में कितना परिवर्तन हो गया है। ठीक है, पहनावे में, रहन सहन में, हर चीज में परिवर्तन हो गया है। तो जो नैतिक मानक हैं वो हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये जो दृष्टिकोण है ना, ये एकमात्र सही उत्तर देने में असमर्थ है, यानी इतना बढ़िया इसको हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पहला जो अप्रोच थी उसकी, जो पहला अप्रोच है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कर दी हमने। अब सेकंड अप्रोच की बात करते हैं, यानी दूसरा जो अप्रोच है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी विशेषता समझते हैं। ये है हिस्टोरिकल, ठीक है, यानी कि जो हिस्टोरिकल नजरिया होता है, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है, इसको देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके तहत जब हम किसी भी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तो किसी विचार या किसी सिद्धांत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसको उसके समकालीन परिस्थितियों में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है मेरा, मान लो प्लेटो ने कोई राजनीतिक सिद्धांत दिया। ठीक है, प्लेटो ने मान लो कोई राजनीतिक सिद्धांत दिया, तो जब हम प्लेटो का वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसने वो राजनीतिक सिद्धांत कब लिखा था या कब दिया था। मान लो अगर वो 1000 साल, 2000 साल पीछे का है, मान लो किसी भी विद्वान ने कोई राजनीतिक सिद्धांत दिया है, तो वो कितने साल पुराना है, हम ये देखेंगे। ठीक है, अब वो प्लेटो नहीं, मैं यहाँ पे प्लेटो का नाम ले रहा हूँ, आप किसी भी विद्वान का राजनीतिक सिद्धांत उठा लो, किसी भी विद्वान का। ठीक है, अगर किसी विद्वान ने कोई राजनीतिक सिद्धांत दिया है, तो हमको ये समझना है कि वो कितने साल पुराना है, और जिस समय वो लिखा गया था या जिस समय की वो बात करता है, उस समय समाज कैसा था, उस समय समाज में कैसा शासन था, रूल कैसे होते थे, लोग कैसे होते थे। ठीक है, ये सारी चीजों को अ, ऐतिहासिकता के हिसाब से हमको उसको देखना है। ठीक है, तो ये देखता है कि विचारक जो है वो किस समय, यानी जो विद्वान है वो किस समय और किस सामाजिक राजनीतिक वातावरण में उसको लिख रहा है, कैसी सिचुएशन में उसको लिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने भारत के बारे में, मान लो किसी भारतीय विद्वान ने कोई सिद्धांत बताया, वो उस समय बताया जिस समय देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, मान लो गुलामी के समय का कोई सिद्धांत है, तो उसको हम उसी नजरिए से देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों लिखा होगा, क्योंकि उस समय देश में गुलामी थी, अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, भारतीयों के साथ गलत हो रहा था, तो उस नजरिए से लिखा होगा ना, तो हमको समझना भी उसी नजरिए से पड़ेगा। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमको ये बताता है। मान लो कोई पाठ है, कोई टेक्स्ट है, उसका गहरा अर्थ निकालने के लिए हमको हर्मेनेटिक्स का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब ये हर्मेनेटिक्स क्या होता है, ये मैंने चैप्टर में आपको डिटेल में कराया हुआ है, चैप्टर जरूर देखते जाना। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं।
तो ये दृष्टिकोण जो है प्रसंग पर इतना जोर देता है कि कभी कभी सिद्धांत जो है व्यापक या सार्वभौमिक अर्थ खो देता है। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा किसी प्रसंग पे, किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, हम बिल्कुल इतिहास में घुस जाते हैं उसको देखने के लिए। तो ये कभी कभी सार्वभौमिकता यानी अपने मतलब जो इसका जो अर्थ होना चाहिए, सही अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ खो जाता है। इसमें व्याख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा व्याख्या होती है। ठीक है, और हमेशा बहुत ज्यादा व्याख्या का खतरा इसमें बना रहता है। आज के समय में देखें, वर्तमान समस्याओं पर देखें, तो इसको लागू करने में बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। जैसे मान लो 500 साल पहले कोई सिद्धांत लिखा गया था, तो 500 साल पहले जो सिचुएशन थी उसका अध्ययन करके आज के समय में कैसे आप उसको फॉलो कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आज माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। तो आज के समय में हो सकता है जो चीज 500 साल पहले सही मानी जाती हो वो आज के समय में सही ना मानी जाती हो। ठीक है, फर्क हो सकता है। तो यही आपको समझाया गया है। थर्ड अप्रोच है अनुभवजन्य व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसको हम बिहेवियर अप्रोच भी कहते हैं, इसको अनुभवजन्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये राजनीति को वास्तविक व्यवहार, डेटा, सर्वे, सांख्यिकी, अवलोकन के आधार पर समझने का प्रयास करता है। यानी जो राजनीति है वो एक्चुअल में उसका उससे रिलेटेड जो डेटा आता है, जो सर्वे करे जाते हैं, जो सांख्यिकी आती है हमारे सामने, स्टैटिक्स आती है। ठीक है, उसको अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पे इसमें जानकारी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि क्या हो रहा है, इस पे ध्यान ज्यादा ना देकर इसमें ये देखा जाता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं देता, बल्कि ये इस चीज पे ध्यान देता है कि क्या होना चाहिए, क्या सही हो सकता है। तो मतदान व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, नेताओं के जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं। ठीक है, दंगे वगैरह हो जाते हैं, प्रदर्शन जो होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, इन सब में देखे जाने योग्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कि जैसे कि कोई व्यक्ति मतदान क्यों करता है, मतदान किसी मतलब जैसे कोई वोट देने गया तो वो उस व्यक्ति को वोट क्यों दे रहा है, उसको उस व्यक्ति में क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है तो वो आंदोलन क्यों कर रहा है, आंदोलन किस कमी के कारण वो कर रहा है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें निष्पक्षता पे ध्यान दिया जाता है। और इस पे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इस पे जोर दिया जाता है, यानी जो परिकल्पनाएं होती हैं उस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, तो ये तथ्यों पे आध्यात्मिक बहुत ज्यादा जोर देता है, यानी फैक्ट फैक्ट फैक्ट, सबूत सबूत सबूत। ठीक है, इन पे ज्यादा ये फोकस करता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा हो, ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक्स हो, उसी पे विश्वास करता है। ये मूल्यों, विश्वासों और विचारधाराओं की उपेक्षा करता है। इसमें मूल्यों की बात नहीं है इसमें। ठीक है, लोगों के जो विश्वास होते हैं और जो लोगों की विचारधारा होती है उसको ये नकार देता है। ये मनुष्य, अब आप सोचो, मनुष्य जो है वो मशीन नहीं है, उसको सिर्फ आप डेटा से यानी आंकड़ों से नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से मूल्य से मुक्त हो जाना ये कभी भी किसी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो शोधकर्ता की जो मान्यताएं हैं इस पे प्रभाव डालती है। शोधकर्ता जो है वो कैसा सोचता है, उसकी सोच जो होती है इस पे प्रभाव डालती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो आलोचनात्मक समीक्षा में आपको इसी तरीके से इसको बताना था। फोर्थ अप्रोच है व्याख्यात्मक, यानी जिसको हम हर्मेन्यूटिक्स दृष्टिकोण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी पाठ का, किसी विचार का या किसी भाषा या कोई प्रतीक जो होता है उसका बहुत गहराई से अर्थ खोजा जाता है, बहुत गहराई से। लेखक जो है, जो लिख रहा है, उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, यानी किस समय वो लिख रहा है, प्रतीकों और रूपकों को समझकर राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स जैसे विचारक जो हैं, इनके जो बहुअर्थी दर्शन है उसको समझने में सहायक है। क्योंकि देखो, प्लेटो ने जो बातें कही हैं, मार्क्स ने जो बातें कही हैं, इनकी बातों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इनके बातों को अच्छे से समझने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि गहराई से एक एक शब्द, एक एक चीज को हम समझ सके। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करोगे तो आप बताओगे कि अर्थ निकालने में व्यक्तिपरकता बढ़ जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे विभिन्न व्यक्ति एक ही विचार के कई तरीके की व्याख्या कर सकते हैं, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई घटना है, अब उस घटना पे चार विद्वानों ने बातें करी, चार विद्वानों ने उस घटना के बारे में लिखा, तो चारों अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अपने अपने नजरिए से लिखेंगे, तो इससे असंगति बढ़ने की समस्या रहती है। ठीक है, तो ये इसमें इसकी ये सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट में मैं टेबल में आपको समझा देता हूँ, ये टेबल आप खुद से देख लो। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसको बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इस टेबल में डाल दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। निष्कर्ष में आप बताओगे कि राजनीतिक सिद्धांत बहुआयामी होते हैं। ठीक है, किसी एक दृष्टिकोण से उसको नहीं समझा जा सकता है। बहुआयामी यानी कि कई सारे दृष्टिकोण से आपको उसका समझना पड़ेगा, चाहे नैतिक, ऐतिहासिक, उदारवादी, व्याख्यात्मक।
किसी भी तरीके से आप समझो तो सब में कुछ ना कुछ आपको कमी पाएगी, तो सब में कुछ ना कुछ खास यानी स्पेशल भी मिलेगा, ठीक है। तो सभी में सकारात्मक नकारात्मक गुण जो होते हैं सभी अप्रोच में वो होते हैं, और ये सभी जो उपागम है, जो अप्रोच है, ये मिलकर राजनीतिक मूल्य, इतिहास और व्यवहार का गहरा अर्थ हमारे सामने लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हो कि राजनीतिक अध्ययन को संतुलित बनाने के लिए, व्यापक बनाने के लिए हमको कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आया हुआ है पेपर में, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या व्यक्तिवाद उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है? तर्क दीजिए। यानी जो व्यक्तिवाद है, क्या ये उदारवाद में केंद्रीय अवधारणा है? अगर आपने उदारवाद पढ़ा होगा, आपने मेरी यूनिट की वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा, आप तुरंत जवाब देते हैं यस, ठीक है, बिल्कुल आप कहते हैं यस, व्यक्तिवाद जो है वो उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है। क्योंकि उदारवाद जब हमने पढ़ा था यूनिट में, तो हमने क्या समझाता था? हमने ये समझा था कि उदारवाद जो है वो व्यक्ति को केंद्र में रखते, ठीक है, व्यक्ति को केंद्र में रखता है और उसके अधिकारों की बात करता है, ठीक है। तो यानी सबसे जो मेन उसके लिए होता है वो व्यक्ति होता है उदारवाद में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके आंसर को डिटेल में। तो उदारवाद की शुरुआत ही व्यक्ति से होती है। आपको पता है कि उदारवादी परंपरा के अनुसार समाज की शुरुआत और केंद्र जो है वो व्यक्ति है, यानी व्यक्ति को ही मेन माना जाता है उदारवाद में। उदारवाद व्यक्ति को समाज और राज्य से पहले रखता है, ठीक है, समाज और राज्य बाद में है, पहले व्यक्ति है उदारवाद के हिसाब से। तो ये लिबरल जो थ्योरी है उसमें आपने ये पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट है कि व्यक्ति में विशिष्ट गुण होते हैं। उदारवाद ऐसा मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति में कुछ विशेष क्षमता होती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, सोचने की क्षमता है हर व्यक्ति में। दूसरा है मेहनत कर सकता है हर व्यक्ति अलग अलग मेहनत कर सकता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, वो दिन में 10 घंटे काम कर सकता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा वो 8 घंटे ही कर पाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 15 घंटे कर पाएगा, ठीक है। यानी हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता होती है, वो अलग अलग भी होती है। हर किसी को अपनी जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये उदारवाद ये मानता है कि हर किसी को अपना लाइफ स्टाइल चुनने की स्वतंत्रता है, वो जैसा चाहे वैसा रह सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। तो यही क्षमताएं जो है ये उदारवाद को व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानने के लिए आधार देती है। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा था क्या व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उदारवाद में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपसे ना सीधा सीधा नहीं पूछा कि उदारवाद की विशेषता बताओ, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो पेपर में अगर जरा भी घुमा देना, हो सकता है पेपर में यही क्वेश्चन आए लेकिन लैंग्वेज घुमा दे, तो घबराना नहीं है, समझ के जाना है उदारवाद है क्या, आराम से कर दोगे पेपर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। उदारवाद का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकतम विकास है। यानी उदारवाद जो है वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहता है, ठीक है। उदारवाद मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर विकसित करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो वो अपनी क्षमताओं को विकास कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उदारवाद की सारी व्यवस्था जो है वो कानून, राज्य, समाज का केंद्र जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानती है। यानी कि ये समाज भी बाद में है उदारवाद के नजरिए में, सबसे जो मेन है वो है उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, जो विद्वान कांट है इनका सिद्धांत देखते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वायत्त है, यानी दार्शनिक कांट जो है इनका मानना है कि व्यक्ति स्वायत्त है और वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। साथ ही ये भी, अब देखो, स्वायत्त होने का मतलब क्या है, ये व्यक्ति को बुद्धिमान मानते हैं। यानी ये कहते हैं व्यक्ति के पास बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि से अपने लिए डिसीजन ले सकता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ठीक है। ऐसा दार्शनिक कांट मानते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए साधन नहीं है बल्कि स्वयं एक लक्ष्य है। यानी व्यक्ति को साधन नहीं मानना बल्कि उसको एक लक्ष्य के रूप में देखना है। ये उदारवाद में व्यक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। यानी ये बताता है कि उदारवाद में व्यक्ति जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर व्यक्ति होता है, ठीक है। समाज से भी ऊपर व्यक्ति को मानता है उदारवाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय ये सब व्यक्ति केंद्रित है। क्योंकि देखो, स्वतंत्रता में किसकी बात होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है ना, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। अधिकार यानी व्यक्ति के अधिकार होने चाहिए, व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। समान अवसर या न्याय की बात होगी तो वहां पे भी व्यक्ति के अधिकारों की बात होगी कि व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, उसके साथ समान अवसर होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। हर जगह किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, यानी व्यक्ति केंद्रित है, सेंटर में हमेशा व्यक्ति है, ठीक है। तो उदारवाद की सारी संस्थाएं जो होती है वो व्यक्ति की सुरक्षा,
स्वतंत्रता और विकास के लिए ही काम करती हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, यानी अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य का उद्देश्य भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उदारवाद ये मानता है कि राज्य का उद्देश्य जो होना चाहिए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अब राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। अब सरकार राजा की भी हो सकती है, सरकार लोकतांत्रिक भी हो सकती है, या सरकार तानाशाही भी हो सकती है, या सरकार दुनिया की कोई भी सरकार हो, हमें मतलब नहीं है। बस हमें ये समझना है कि राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है, ठीक है। राज्य का मतलब सरकार है, और सरकार का काम क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है। तो उदारवादी जो राज्य होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, कानून को व्यक्ति पर समान रूप से लागू करता है, ठीक है। कानून जो है सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होगा, व्यक्ति पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं लगाता, यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करेगा राज्य, ठीक है। ये सिद्ध करता है कि उदारवाद में राज्य भी व्यक्तिवाद का साधन है, यानी राज्य भी कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद का ही साधन माना गया है, ठीक है। यहाँ पे भी व्यक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सेवंथ पॉइंट है उदारवाद में प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिवाद। उदारवादी विचारक जो है वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है जन्मजात उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, यानी जैसे उसका जन्म हुआ उसको जीवन का अधिकार मिल गया, ठीक है। उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवाद में कहा जाता है उसको स्वतंत्रता है, या वो जब जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होगी तो वो अपने डिसीजन खुद ले पाएगा। संपत्ति का अधिकार, ये कुछ प्राकृतिक अधिकार माने गए हैं उदारवाद में, जो कि हर व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक है। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वायत्ता का आधार होते हैं। अगर ये अधिकार ना मिले व्यक्ति को तो वो एक गरिमा वाला, एक इज्जत वाला जीवन नहीं जी पाएगा, ठीक है। और राज्य यानी सरकार जो है वो इन अधिकारों को छीन नहीं सकती है, याद रखना। उदारवाद कहता है कि सरकार इन अधिकारों को व्यक्ति से कभी नहीं छीन सकती, बल्कि इनको सुरक्षित करना सरकार का कर्तव्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाद के विरुद्ध आलोचनाएं। अब इसकी कुछ आलोचना यानी इसकी कुछ कमियां भी निकाली गई है भाई। कमियां क्या है? देखो, कुछ विद्वानों ने उदारवाद का जो व्यक्तिवाद है इसकी आलोचना की है। ये कहते हैं कि कभी कभी स्वार्थी व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी होता है। अब यहाँ पे ये जैसी बातें कर रहे हैं उदारवादी वो ठीक है, लेकिन व्यक्ति स्वार्थी होता है, वो अपना भला अपना फायदा देखता है, किसी दूसरे के हितों के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। सामाजिक हितों से ऊपर व्यक्तिगत हितों को रखता है। कहते हैं कि हाँ, इसकी ये कमी निकाली गई है कि ये समाज की बात नहीं करता, समाज के फायदे की बात नहीं करता, बल्कि ये व्यक्ति के फायदे की बात करता है, ठीक है। यानी व्यक्तिवाद को समाज के ऊपर रखता है, जो कि गलत है। फिर इससे सामाजिक असमानताएं बढ़ सकती हैं। फिर भी व्यक्तिवाद जो है वो उदारवादी विचारधारा का केंद्रीय तत्व जो है वो तो बना ही रहा है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा आंसर। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है शॉर्ट में, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, जितना भी टाइम हो, टाइम के हिसाब से पेपर में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, उदारवाद का जो मूल है, जो केंद्र है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो कौन है? वो व्यक्ति है। इसलिए व्यक्तिवाद जो है उदारवाद की केंद्रीय, आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। उदारवाद व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसके आत्मविकास को क्या मानता है? सबसे ऊपर मानता है। यानी व्यक्ति के अधिकार को सबसे इंपॉर्टेंट देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसकी गरिमा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। समाज की बात ये नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है कि अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या हैं? क्या ये 21वीं सदी में प्रासंगिक है? इसकी व्याख्या कीजिए। अब देखो, 21वीं सदी में प्रासंगिक, इसका हाँ और ना दोनों में जवाब हो सकता है। कि कुछ लोग, ये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये होता भी है, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। लेकिन हम कैसा भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सोच के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अराजकतावाद को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आप प्रासंगिक है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या है? तो अराजकतावाद क्या होता है, सबसे पहले हमें ये लिखना है। अराजकतावाद जो है एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है। और इसमें राज्य यानी सरकार, सत्ता और अधिकार की परंपरागत धारणा जो है उसको चुनौती दिया जाता है। कि जो एक परंपरागत धारणा चली आ रही है जिसमें राज्य की बात होती है, इस सरकार होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, सरकार कंट्रोल रखे, ठीक है, लोगों की सुरक्षा करे, ऐसी जो धारणा चली आ रही थी, इसको ये नकार देता है, इसको मना कर देता है। अराजकतावाद ग्रीक शब्द है, ये एनरोकोस से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिना शासन या बिना सरकार के। कहने का मतलब है कि अराजकतावादी जो होते हैं ना, वो मानते हैं कि मानव समाज का विकास जो है और जो संचालन है वो राज्य के बिना भी संभव है। यानी मान लो कि कोई सरकार नहीं है, कोई राज्य नहीं है, तो भी मानव विकास कर सकता है, मानव का समाज जो है वो डेवलप हो सकता है। यानी इनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मानव समाज है ना, उसके लिए कोई सरकार की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के राज्य की जरूरत नहीं है।
क्योंकि राज्य जो होता है वो क्या काम करता है, वो लोगों को कंट्रोल करता है, यानी सरकार जो होती है वो लोगों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, लोगों को कहीं ना कहीं दमन करती है, यानी उनका शोषण करती है। ऐसा कौन मानते हैं, अराजकतावादी मानते हैं, ठीक है। यानी अराजकतावादी ये कहते हैं कि समाज जो है अपना विकास खुद कर सकता है, उसको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार अगर होगी तो वो लोगों का शोषण करेगी या फिर लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा मानते हैं। अब अराजकतावाद जो है इसके मुख्य तत्व समझते हैं कि इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें राज्य का विरोध किया जाता है, ठीक है। यानी अराजकतावादी जो मानते हैं वो कहते हैं कि समाज की व्यवस्था, अब राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, याद रखना। यानी अराजकतावादी मानते हैं कि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है, समाज की व्यवस्था ऐसे भी चल जाएगी बिना सरकार के, ठीक है। इनके अनुसार राज्य लोगों पर कानूनों और दमनकारी संस्थाओं के माध्यम से कंट्रोल करता है। यानी कि राज्य जो होता है, सरकार जो होती है वो लोगों को, सरकार क्या करती है, कानून बना देती है। और संस्थाएं होती है राज्य की कई सारी, तो उसकी संस्थाएं जो है वो कानून बनाकर, कानून के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करती है। इसलिए ये स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। राज्य जो है शोषण का साधन मानती है, यानी ये सरकार को शोषण का साधन मानती है। अराजकतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि सत्ता हमेशा आम आदमी की आजादी को कम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अब इनके नजरिए से, मैं अराजकतावादी नहीं हूं मान लो, लेकिन मैं अराजकतावादी के नजरिए से समझाऊं आपको एक एग्जाम्पल देके, तो आप देखो कैसे समझोगे। आप सड़क पे निकलते हो, रोड पे जाते हो, मान लो आप अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, अपनी गाड़ी से जा रहे हो। आप देखते हो कि भाई सड़क पे जाओगे तो सड़क के कुछ नियम होते हैं, और वो नियम किसने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, ठीक है। किसने बनाए, राज्य ने बनाए। अब सड़क के नियम क्या है कि जब आपको रेड लाइट मिलेगी, तो जहां पे रेड लाइट हो रखी है तो सारे व्यक्ति वहां पे अपनी गाड़ी को रोक देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई सरकार की कोई जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है, आप रेड लाइट को तोड़ दो, ठीक है, आप आगे चले जाओ। तो ये होता है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि सरकार क्या है कि रेड लाइट के जरिए एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अराजकतावादी कहते हैं नहीं, व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं है, लोग इतने समझदार होते हैं, वो आपस में मिल बांट के अपना सहयोग से आराम से आ जा सकते हैं, क्या जरूरत है रेड लाइट की, ठीक है, क्या जरूरत है ये कानून बनाने की, क्यों लोगों को कंट्रोल करना है, ऐसा मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो व्यवस्था सरकार बना रही है ना, इसी व्यवस्था के कारण ही सड़क पे चलना पॉसिबल हो रहा है। अगर मान लो अराजकतावादी सिस्टम आ गया ना, तो सड़क पे चलना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अराजकतावादी इस चीज को अच्छा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच है वो। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, आगे देखो क्या होता है। व्यक्तिगत सामूहिक स्वतंत्रता का महत्व। यानी अराजकतावादी जो होते हैं ना, वो मानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो सहयोगी और स्वव्यवस्थित होता है। यानी मनुष्य का नेचर होता है वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, स्व मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, ये हमारा नेचर होता है, ठीक है। यदि उसे बिना दमन के छोड़ा जाए तो वो बेहतर समाज का निर्माण कर देगा। यानी अगर उसका कोई शोषण ना हो व्यक्ति का, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वो अच्छा समाज बना देगा सरकार के मुकाबले। लोग अपने आप आपसी सहयोग से समाज चला सकते हैं, यानी कि आपस में सहयोग करके समाज को लोग चला लेंगे, किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं, अराजकतावादी कह रहे हैं। तो अगर आप खुद से सोचो कि अगर इतना ही सब कुछ लोग कर सकते, तो फिर लोगों ने राज्य क्यों बनाया। राज्य कोई ऊपर से थोड़ी आया है, ये समाज में रहकर ही बनाए, लोगों ने ही तो राज्य बनाया है। तो राज्य अगर बनाया है तो इसीलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि समाज में व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, व्यक्ति बुरे भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज में बुरे ही व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, ये सही भी है एक हद तक। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे नहीं है, ठीक है, जो जिनका माइंड, जिनका दिमाग जो है वो उल्टा सोचता है, गलत तरीके के काम करते हैं, क्रिमिनल अपराधी, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं राज्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो अराजकतावादी होते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसी की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, हम आपस में सहयोग करके भी चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दमनकारी संरचनाओं का विरोध। यानी राज्य के अलावा पुलिस, सेना, नौकरशाही जैसी जो संस्थाएं हैं ये भी कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती हैं, ठीक है, ये नियंत्रण का साधन मानी जाती है। इसलिए अराजकतावादी जो है ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे कोई सरकार ना हो, कोई शासक ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई सेना ना हो, ठीक है। ये ऐसे समाज की कल्पना करते हैं। अब आप सोचो कि अगर कोई सेना नहीं होगी तो देश की रक्षा कौन करेगा। सोचो, देश की रक्षा जो होती है पड़ोसी देशों से, वो हमारी सेना ही कर रही होती है। अगर सेना ही नहीं होगी, इतना ही समाज सब कुछ चला लेगा, तो फिर दूसरा देश जो है, मान लो कोई देश है, उसने अराजकतावादी सिद्धांत को मान लिया, उसने अपने यहाँ से सेना पुलिस सब हटा दी। अब पड़ोसी देश है वो अराजकतावादी सिद्धांत को नहीं मानता, उसने सेना मजबूत कर रखी है, वो तो आक्रमण कर देगा, फिर क्या कर लोगे।
तो ये चीजें हैं। अराजकतावादी जो है एक अलग ही विचारधारा है, जो थोड़ी इस तरीके से चलती है, जो कहीं ना कहीं समाज को ज्यादा मतलब प्रबुद्ध मान लेती है कि समाज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट देखो, समानता और सहयोग पे आधारित समाज। अराजकतावाद मानता है कि लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, मददगार होते हैं, ठीक है। और बराबरी का समाज जो है स्वयं विकसित किया जा सकता है। लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, समाज अच्छा होता जाएगा। सभी लोग जो है वहाँ पे बराबर होंगे, संसाधनों का सही उपयोग होगा, मिलकर काम करेंगे, मिलकर संसाधनों को बांट लेंगे, ठीक है। ऐसा मानते हैं अराजकतावादी। ये निजी संपत्ति का पुनर्विचार, ठीक है। अब अराजकतावादी में भी याद रखना, अराजकतावादी के अंदर भी कैटेगरी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, कुछ अराजकतावादी शाखाएं, इनकी शाखाएं हैं जैसे अराजक सम्यकता। ये उत्पादन के साधनों पे सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करती है, यानी कि ये एक अलग विचारधारा है अराजकतावादी के अंदर। लेकिन जो व्यक्तिवादी अराजकतावादी है वो निजी संपत्ति की स्वतंत्रता का महत्व देते हैं। यानी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक तरह से आपको पूंजीवाद और समाजवाद वाली विचारधारा, यानी निजीकरण और समाजवादी विचारधारा आपको दिख रही है, इनके अंदर भी कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि अराजकतावाद जो है एक समान विचार वाला समूह नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती है, ठीक है। अब अराजकतावाद जो है 21वीं सदी में, यानी आज के समय में देखें तो ये कितना प्रासंगिक है आपके नजरिए से। अब यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं और अपने विचार के हिसाब से इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपकी किताब के हिसाब से मैंने आंसर बनाया, तो किताब जो कह रही है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यद्यपि पारंपरिक अर्थों में बिना राज्य वाला समाज जो है ये आदर्शवादी लगता है, ठीक है। अगर हम आज के पारंपरिक अर्थों में देखें, बिना राज्य, आप सोचो बिना सरकार वाला समाज कैसा होगा, आदर्शवादी लगेगा कि सब, कोई सरकार नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, कि कोई सेना नहीं होगी, लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा हम सोच सकते हैं, यह आदर्शवादी लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं, मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, इसको देखते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि बढ़ती राज्य सत्ता और नागरिक स्वतंत्रता का सवाल। सबसे पहला देखो, बढ़ती राज्य सत्ता और नागरिक नागरिक स्वतंत्रता का सवाल। यानी 21वीं सदी में आपको पता है वैश्वीकरण बढ़ रहा है, डिजिटल निगरानी रखी जा रही है आज के समय में, डेटा नियंत्रण, ठीक है। सरकार जो है डेटा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ये जो ऐप आप चलाते हो दुनिया भर की, उससे सारा डेटा हमारा कहीं ना कहीं जा रहा होता है, ठीक है। और वो डेटा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, और सरकारों की पहुंच है यहाँ तक। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा दिए गए हैं कि कैसे आप व्यक्तिगत स्वतंत्र कह सकते हो आज के समय में, जबकि हमारा डेटा तक सुरक्षित नहीं है। आप सुनते हो ना कि समय समय पे आवाज आती है कि फेसबुक हमारा डेटा ले रहा है, व्हाट्सएप हमारा डेटा ले रहा है, बॉयकॉट करो व्हाट्सएप को, ऐसे ऐसे दुनिया भर की हम चीजें सुनते हैं। तो भाई ये हमेशा से होता है, वो आज से थोड़ी डेटा ले रहा है, वो जब से बन रहे हैं वो तब से हमारा डेटा सेव करके रखता है, ठीक है। तो अराजकतावाद जो है इसका मूल मंत्र जो है ये बताता है अराजकतावाद कि जो राज्य है यानी सरकार जो है वो हमारी स्वतंत्रता छीनती है। अब आज के समय में सरकार का स्वतंत्रता छीनने का तरीका अलग है। हमारे फोन के जरिए सरकार हमारे डेटा को ले सकती है, ठीक है। हमारा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना दे कि उस डॉक्यूमेंट के जरिए हमारे डेटा को ले सकती है। किसी भी तरीके से सरकार हमारी स्वतंत्रता को छीन रही होती है कहीं ना कहीं, और हो सकता है हमको पता भी ना हो, ठीक है। आज की डेट में आज भी कई देशों में दिखाई देता है कि जहां राज्य सत्ता असहमति को दबाने में सक्षम होती है। आज भी आप देखोगे बहुत सारे देश, अगर मैं एग्जांपल दूं चाइना का, तो चाइना में एक तरह से तानाशाही है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है हमारी तरह। तो वहां पे अगर कोई विरोध करता है, कोई असहमति दिखाता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार उसको आराम से दबा देती है। अब लोकतांत्रिक देश में देखो तो यहाँ पे फिर भी उनको आजादी होती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कई देशों में तो प्रोटेस्ट करने वालों को सीधा जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार दबा देती है, इसका मतलब क्या है, सरकार का असहमति को दबाने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असहमति को दबाने का मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अराजकतावादी इस चीज को नहीं मानते, वो सरकार को और सरकार के कंट्रोल को अच्छा नहीं मानते हैं। तो राज्य का यहाँ पे मूल स्वरूप क्या है, ये लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है। यानी सरकार जो होती है वो लोगों की स्वतंत्रता को कंट्रोल करती है या कम कर देती है। सेकेंड पॉइंट है स्वायत्त समुदायों और विकेंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। आज के समय में देखें, 21वीं सदी में देखें तो विकेंद्रीकृत शासन बढ़ रहा है, स्थानीय स्वशासन की बातें आ रही है, सहकारी अर्थव्यवस्थाओं की बातें चलती है, ठीक है। तो इन सब के रूप में हम देखें तो अराजकतावादी सिद्धांतों का आधुनिक रूप देखा जा सकता है, ठीक है। अराजकतावादी सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि लोग मिलजुल कर सहयोग से अपना काम कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विकेंद्रीकरण है, यानी शासन केंद्र से हटके दूसरी जगह जाए जहाँ पे लोगों को हिस्सेदारी मिले, तो ये अराजकतावादी का ही सिद्धांत है, ठीक है।
ये जो हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, यानी कि जिस जगह पे शासन करना है वहाँ के आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, आम लोग बताएंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं अराजकतावादी सिद्धांत को ही दिखा रहा है। अराजकतावादी कहते हैं ना कि लोगों की समस्या है तो लोग खुद सुलझा लेंगे, तो लोग यहाँ खुद सुलझाते हैं, ठीक है। बेशक से उसका जरिया एक सरकार है, लेकिन लोग खुद से स्वशासन करके इन चीज़ों को सुलझा रही हैं। तो यही विचार जो है ये अराजकतावाद में स्व व्यवस्था, ठीक है, के रूप में प्रकट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि आंदोलन और सामाजिक संघर्ष। दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो आज के समय में ऑक्यूपाइड मूवमेंट चल रहा है, ये 2011 के आसपास से चल रहा है मूवमेंट, और ये असमानता के खिलाफ चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। किसान और मजदूर आंदोलन आपको दुनिया भर में दिखेंगे, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में ये आंदोलन चलते हैं। और एंटी ऑथोरिटेरियन यूथ मूवमेंट जो है, आपको पता है कि जो युवा वर्ग है पूरी दुनिया में, ये सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, ठीक है। सरकारों के जो दबाव है, सरकार दबाती है, सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है लोगों को। तो इस कंट्रोल के खिलाफ क्या करते हैं लोग, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन जो है दुनिया भर में चलते हैं। ये क्यों चलते हैं? क्योंकि राज्य नियंत्रण जो है इसको कम करने की मांग उठ रही है। अराजकतावादी यही तो कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए, अगर नियंत्रण है तो उसको कैसे कम किया जाए। पूरी दुनिया में इसके लिए आंदोलन चल रहे हैं। कहते हैं कि लोग जब सहयोग से ही समाज चलाते हैं तो राज्य की जरूरत नहीं रहती, ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं है राज्य की। नेक्स्ट पॉइंट, असमानता के खिलाफ संघर्ष। अराजकतावाद जो है ये शोषण, वर्ग भेद और केंद्रीकृत आर्थिक सत्ता जो होती है इसके विरोध में खड़ा उठता है। और 21वीं सदी में आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं, जिससे कि राज्य विरोधी और पूंजीवादी विरोधी विचार भी उभर कर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारों का विरोध किया जा रहा है। आप देख रहे हो ना, दुनिया भर में सरकारों को गिरा दिया जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अराजकतावादी सिद्धांत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समानता और न्याय की नई संवेदना। अराजकतावाद जो है उसका विचार है कि सभी लोग बराबर हैं, किसी पर किसी का शासन नहीं होना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आधारित जो विमर्श है इसमें ये ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि भाई आज लोकतंत्र की बात चलती है, मानव अधिकारों की बात चलती है, तो ऐसे में क्यों सरकार किसी को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये बातें करते हैं अराजकतावादी। तो अराजकतावादी समाज की कल्पना भी बराबरी और सहयोग की बात करता है, यानी कि सबकी बराबरी होनी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, ठीक है, समानता की बात करता है ये। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, यानी अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मौजूदा सत्ता की जो संरचनाएं हैं, जो सरकार है, जो सिस्टम है, जो उनकी संस्थाएं हैं, इसको चुनौती देता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, बराबरी यानी समानता की बात करता है, स्व व्यवस्था की बात करता है, क्योंकि ये मानता है कि लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो आपस में सहयोग से सरकार मतलब अपना अपने ऊपर व्यवस्था चला सकते हैं, उनको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अराजकतावाद जो होता है वो राज्य को अनावश्यक मानता है। एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आया हुआ था, मैं आपको ये लाइन दिखा दूं, एक बार इस लाइन को ध्यान से देखो। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक मानता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। मैं आगे ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको आगे के क्वेश्चन में रखूंगा, तो वहां पे आपको दिखाऊंगा, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। और 21वीं सदी के संदर्भ में देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, निगरानी, आर्थिक असमानता, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण, ये सब होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अराजकतावादी सिद्धांत जो है इसको नए सिरे से प्रासंगिक बनाया गया है, ठीक है। ये राज्य विहीन यानी बिना सरकार की, बिना मतलब सरकार के शासन की बात करता है, यानी एक ऐसे समाज की बात करता है जो आदर्श समाज होगा जिसमें कोई सरकार नहीं होगी, ठीक है, लोग आपस में सहयोग के द्वारा ही सरकार चलाएंगे, ये बात करता है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के तीन प्रमुख दृष्टिकोण माने गए हैं। इसमें नैतिक है, ऐतिहासिक है, अनुभवजन्य है। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है ये सब सर्वाधिक विकसित रूप जो है इसका वो व्यवहारवाद है, ठीक है। तो अनुभवजन्य और व्यवहारवाद अलग अलग नहीं है। कई बार मान लो पेपर में कुछ आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण का ही जो विकसित रूप है ना उसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद। इसने क्या करा है, 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक अनुशासन यानी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। और अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है ये व्यवहारवाद के रूप में विस्तृत किया गया है। तो इसमें हमें अनुभवजन्य या फिर व्यवहारवाद को डिटेल में समझना है। इसमें क्या होता है, कोई भी राजनीतिक घटना या कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, उसमें जो देखा जाने वाला, जो चीज देखी जा सकती है, जो चीज मापी जा सकती है, ठीक है, जो जो फैक्ट देखे जाते हैं, उन्हीं फैक्टों के आधार पे इसको समझने का प्रयास होता है। यानी कि
कोई घटना है उसमें जो चीज़ देखी जा सकती है, जिस चीज़ को जांचा जा सकता है, जिस चीज़ को परखा जा सकता है, जिस चीज़ को मापा जा सकता है, उसके फैक्ट के आधार पे इसको समझा जाता है। ठीक है, तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है इसको समझते हैं पहले। तो व्यवहारवाद जो है, इस अनुभवजन्य दृष्टिकोण को हम व्यवहारवाद बोलेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही है, चाहे मैं अनुभवजन्य बोलूं या व्यवहारवाद बोलूं, आपको एक ही समझना है। ठीक है, तो देखिए, व्यवहारवाद ऐसा मानता है कि राजनीति को सही प्रकार से अगर समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें लोगों का जो वास्तविक व्यवहार होता है उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यानी लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमको ये समझना होता है। इसी को अनुभवजन्य दृष्टिकोण या फिर व्यवहारवाद कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो लोग हैं, तो लोग जो हैं वो वोट क्यों देते हैं, वोट देने वो क्यों जाते हैं, आंदोलन करते हैं अगर लोग, तो आंदोलन क्यों करते हैं, आंदोलन के पीछे कारण क्या है। ठीक है, नेता जो होते हैं हमारे, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या सोचकर वो डिसीजन लेते हैं, इस चीज का अध्ययन किया जाता है व्यवहारवाद में, यानी लोगों के व्यवहार का, लोगों को काम करने का जो तरीका है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो अप्रोच है, ये जो नजरिया है, ये कहता है कि केवल दार्शनिक विचार, यानी केवल जो फिलोसफिकल विचार होते हैं ना, कि ऐसा आदर्शवादी समाज होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। केवल दार्शनिक विचार, केवल ग्रंथों, केवल आदर्शों के आधार पर राजनीति को नहीं समझा जा सकता कभी भी, बल्कि हमको क्या चाहिए, हमें सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, सांख्यिकी, यानी हमें स्टैटिक्स, यानी जो डेटा होता है, ठीक है, डेटा संग्रह करना पड़ेगा, घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ेगा, प्रयोग करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रयोग जैसे जो उपकरण होते हैं इनका उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम राजनीति को समझेंगे और राजनीति को हम वैज्ञानिक नजरिए से समझ पाएंगे या फिर उसको वैज्ञानिक बना पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते हो कि जब चुनाव हो जाता है, यानी वोटिंग हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे एक चीज चलती है हमारे देश में, उसे बोला जाता है एग्जिट पोल। ठीक है, न्यूज में आपने देखा होगा, दुनिया भर के न्यूज चैनल एग्जिट पोल करना शुरू कर देते हैं। वो पहले ही बता देते हैं कि भाई बीजेपी को इतने से इतनी सीटें, मान लो 100 से 150 सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, कांग्रेस को इतने से इतनी सीटें मिल जाएंगी, या कोई दूसरी पार्टी है, मान लो जेडीयू है, या कहीं कोई भी लोकल पार्टी, उसको इतने से इतनी सीटें मिल सकती हैं, या कोई दूसरी पार्टी है, उसको इतने से इतनी सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, ये अंदाजा लगाने लग जाते हैं। तो ये आखिर इनके पास ये डेटा आता कहाँ से है? या तो भाई ये घर बैठे ही बना देते होंगे अपने अंदाजे से, या तो आपके दिमाग में ये आएगा, या फिर ये सड़कों पे उतरते होंगे। तो ज्यादातर ये जो सर्वे कंपनियां होती है ना, ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि हम जाते हैं घरों में या सड़कों पे उतरते हैं, हम 15,000 लोगों का या 10,000 लोगों का एक सैंपल इकट्ठा करते हैं, लोगों से हम सर्वे कराते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आप किसको पसंद करते हो, उनसे 4 5 10 12 क्वेश्चन पूछते हैं, किसको पसंद करते हो, किससे क्या उम्मीद करते हो, किस नेता से आपको क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है, क्या सरकार में क्या कमियां हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पे ये ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि सड़क पे किसका माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है। ठीक है, किसको कितनी सीटें मिल जाती है, ये इस सर्वे से इनको पता लगता है। ठीक है, तो ये जो व्यवहारवाद है ना, ये यही है, व्यवहारवाद में यही पता करा जाता है कि लोग वोट क्यों देते हैं, लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं। तो पूरा डेटा, यानी पूरा सर्वे करा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा, सर्वे किया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और फिर जाके कोई निर्णय लिया जाता है, तो ये व्यवहारवाद होता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एग्जिट पोल का, वो भी कुछ ना कुछ इसी के आधार पे है। अब व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है, पेपर में हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए व्यवहारवाद की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये अनुभवजन्य होता है, अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है। इसमें अ, आदर्शवादी बातें नहीं होती, ये बिल्कुल फैक्ट पे बात करता है, ये लोगों के व्यवहार पे जोर देता है, ये निष्पक्ष होता है, क्योंकि इसमें जब लोगों से सर्वे किया जाएगा तो लोग जो जवाब देंगे उसके आधार पे होगा, निष्पक्ष होगा। इसमें कुछ परिकल्पना परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी का प्रयोग इसके अंदर हो जाता है, यानी कई सारे विषयों का प्रयोग हो जाता है इसके अंदर। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की जो उपलब्धियां हैं और इसका जो योगदान है, इसको समझते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक रूप देना, यानी इसने पॉलिटिकल साइंस जो है उसको वैज्ञानिक बना दिया है, वैज्ञानिक रूप दे दिया है। ठीक है, तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण से पहले जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो ज्यादातर नैतिक होते थे। ठीक है, दार्शनिक प्रकृति के होते थे। उसमें उसमें किस चीज की बात होती थी, उसमें उसमें कहीं ना कहीं आदर्शवाद की बात होती थी, उसमें नैतिक मूल्यों की बात होती थी, उसमें विश्वास की बात होती थी, मूल्यों की बात होती थी। ठीक है, ऐसे नेचर के पहले सिद्धांत होते थे। लेकिन जब ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण आया तो इसने बिल्कुल बदल दिया, यानी व्यवहारवाद ने पहली बार राजनीति को असल में क्या हो रहा है इस पे डिपेंड करा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसके आधार पे पढ़ने की धारणा विकसित करी, और
इसने राजनीतिक विज्ञान को वस्तुनिष्ठ डेटा पर आधारित कर दिया और प्राकृतिक विज्ञान जैसी जो कठोरता देने वाला प्रयास है, ठीक है, इसने उस पे काम करा। यानी जो डेटा है, डेटा के आधार पे हम जो बिल्कुल एग्जैक्ट निष्पक्ष होके जो हमें डेटा मिलेगा उसके आधार पे डिसीजन लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम राजनीति को समझेंगे। इन्होंने ऐसा बना दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन। मतदान का व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व का व्यवहार, दंगों और प्रदर्शनों जैसे जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन का केंद्र माना जाता है, ठीक है। इसमें इसमें राजनीति जो होती है वो केवल संस्थाओं या विचारों का अध्ययन नहीं है, बल्कि बल्कि इसमें मनुष्य और समाज के जो वास्तविक आचरण है ये उससे संबंधित हो गई है, ठीक है। इसमें केवल संस्थाओं का और विचारों का अध्ययन नहीं होता है, ठीक है, असल में लोगों का आचरण, उनका व्यवहार जो है वो कैसा है, ये इसका अध्ययन किया जाता है। लोगों के व्यवहार से ही पता लग जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप किसी से जाके पूछोगे भाई वोट देने के बाद कि आपने किसको वोट दिया, हो सकता है वो आपको ना बताए, लेकिन अगर आप उससे ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछो कि ये जो सरकार अभी है, इस सरकार में क्या अच्छा था क्या बुरा था, अगर उसके बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा। वो बोलेगा ये सरकार बहुत बेकार थी, ऐसा था वैसा था, ऐसा नहीं करना था, इसका मतलब क्या है कि वो इस सरकार को रिपीट तो नहीं कर रहा है, वो किसी और को ही वोट दे रहा होगा। तो इससे अंदाजा लगा लिया जाता है, यानी लोगों का जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन सिखाता है, ठीक है ये। फिर नीति निर्माण में उपयोगिता, यानी जब पॉलिसी बनाई जाती है ना, पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यानी व्यवहारवाद जो अनुसंधान है इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, मतदान पैटर्न का अध्ययन करने के लिए। जो मतदान वोटिंग का पैटर्न था उसके आधार पे आप देखते हो ये जो एग्जिट पोल आता है, ये दुनिया भर की जो खबरें न्यूज में आने लग जाती है, इसी के आधार पे किया जाता है, ठीक है। सामाजिक आंदोलनों के प्रसार का विश्लेषण करने में, यानी सामाजिक आंदोलन जो है जो हो रहे हैं इसका प्रसार क्यों हो रहा है, इसका विश्लेषण किया जाता है कि आखिर जैसे मान लो किसानों ने आंदोलन कर दिया है तो उसका विश्लेषण किया जाता है कि किसानों को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आंदोलन कर रहे हैं, कैसे इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। इन सब चीजों पे विश्लेषण किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। या सोशल मीडिया के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है ये नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण इनपुट, यानी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं, जिससे कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, जो नीति निर्माण करने वाले होते हैं, उनको फायदा मिलता है। तो प्लूमपर और न्यूमायर, ठीक है, इनका अध्ययन था। इन्होंने क्या करा था भाई, इन दोनों ने 100 देशों का डेटा विश्लेषण करके दिखाया। यानी इन्होंने 100 देश जो थे उनका जो डेटा था, जानकारी थी, ठीक है, जो भी डेटा रिसर्च थी उसको इन्होंने दिखाया। इन्होंने ये साबित करा कि युद्ध जो होता है ना, युद्ध में महिलाओं की आयु पे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी युद्ध की वजह से महिलाओं की जो आयु है वो कम होती जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि इस प्रकार बड़े डेटा और सांख्यिकी मॉडल का उपयोग जो है अनुभवजन्य दृष्टिकोण की शक्ति को प्रमाणित करता है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत और वास्तविकता के बीच में सेतु। यानी राजनीतिक सिद्धांत और जो वास्तविकता है इसके बीच में एक पुल का निर्माण करता है, ठीक है। यानी अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है, ये जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है इनका परीक्षण करता है, ठीक है, हमेशा परीक्षण करता रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इस सिद्धांत में बेहतर क्या हो सकता है, स्पष्ट क्या हो सकता है, प्रमाणिक क्या हो सकता है, कैसे ये स्पष्ट बनते हैं, कैसे प्रमाणिक बनते हैं, इस पे भी चर्चा करता है। नेक्स्ट है कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां क्या है इसकी ये समझिए। ये ना बहुत ज्यादा फैक्ट की बात करता है, ये फैक्ट पे बिल्कुल निर्भर है। यानी व्यवहारवाद मानता है कि केवल वही सत्य है जिसको मापा जा सकता है। लेकिन आलोचक जो है वो कहते हैं कि कई राजनीतिक अवधारणाएं जैसे कि न्याय है, समानता है, स्वाधीनता है, वैधता है, इसका मापन कठिन है, इसको तो माप नहीं सकते हैं। तो अब आप इन चीजों को कैसे मापोगे भाई, इस वाले राजनीतिक सिद्धांत से, अनुभवजन्य दृष्टिकोण से कैसे आप इसको माप सकते हो, ठीक है। तो कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। फिर कहा जाता है कि सिर्फ तथ्य, यानी जो सिर्फ फैक्ट जो होता है वो किसी सामाजिक घटना को केवल फैक्ट के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि किसी भी अवलोकन के पीछे पहले से मौजूद जो वैचारिक ढांचा होता है वो काम कर रहा होता है। लोगों के विचार, ठीक है, लोगों के आदर्श, वो चीज भी काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप केवल फैक्ट के आधार पे हर चीज को नहीं जान सकते हो, ठीक है। ये इसकी कमी है। दूसरी कमी क्या है, मूल्य मुक्त अनुसंधान की असंभवता। यहाँ पे मूल्यों की बात नहीं होती है, मूल्य मतलब यहाँ पे जो नैतिक आदर्श होते हैं उनकी बात नहीं होती है, केवल फैक्ट की बात करता है। तो इसकी वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है। तो व्यवहारवाद दावा करता है कि शोधकर्ता जो है वो निष्पक्ष होगा, यानी जो शोध कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेगा, कभी किसी के विपक्ष में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल स्वतंत्र होके सही तरीके से शोध कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें शोधकर्ता की मान्यताएं
उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसकी जो सामाजिक दृष्टि है, ये उसको प्रभावित करती है। और ये सच है, ये जो बोलता है ना, ये जो सिद्धांत बोलता है कि शोधकर्ता निष्पक्ष होगा, क्या ये सच में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आपने देखा होगा हमारे देश की मीडिया, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आपको पता है हमारे देश की मीडिया जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक मीडिया जो है उसको एक चीज का, किसी का विरोध करना है, दूसरी मीडिया जो है उसको किसी का सपोर्ट करना है, ऐसा हो गया है। तो आप देखते होंगे जो आजकल यूट्यूब वीडियो पे भी कई लोग जो होते हैं, जो ये काम करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो उनकी जो सोच है, आपने देखा होगा जो लेफ्टिस्ट है या जो राइट विंग के है, उनकी सोच अलग है। तो लेफ्टिस्ट जो है वो किस नजरिए से देखते हैं, उनकी उनकी जो अंदर से जो उनकी पहले से मान्यताएं हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में वो रहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, या जो उनकी सोच है, या फिर जहां से उनको मिला हुआ है, ठीक है, वो उसी नजरिए से सर्वे करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो सर्वे होगा, वो उसमें शोधकर्ता जो होगा वो हमेशा निष्पक्ष होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्या पता निष्पक्ष हो, और क्या पता वो निष्पक्ष ना भी हो कोई व्यक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, न्यूज वगैरह में आप देखते रहते हो। तो ये चीज कैसे हो सकती है सही? इस पे इसकी आलोचना की जाती है। फिर सिद्धांत और अवलोकन का अविभाज्य होना। व्यवहारवाद कहता है कि पहले फैक्ट इकट्ठा करो, फिर सिद्धांत बनाओ। लेकिन आलोचना जो है वो ये कहती है कि कौन से तथ्य इकट्ठा करें भाई, ठीक है, ये भी सिद्धांत तय करेगा। यानी सिद्धांत तय कर रहा है कि हमको क्या फैक्ट इकट्ठा करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत और अवलोकन को अलग अलग नहीं समझा जाता यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव भावनाओं, मूल्यों और प्रेरणाओं की उपेक्षा। इसमें मानव की क्या भावनाएं हैं, मानव के इमोशंस जो होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, ठीक है। हर इंसान के अपने सिद्धांत होते हैं, वो अपने सिद्धांतों से अलग नहीं जाता कभी भी, ठीक है। तो उन सब चीजों को ये इग्नोर कर देता है। ये केवल फैक्ट की बात करता है, ठीक है। ये व्यवहारवाद जो है ये मानव समाज को केवल व्यवहारों का योग मानता है, जबकि समाज में मूल्य भी होते हैं, भावनाएं भी होती है, लोगों की परंपराएं, ट्रेडिशन, कल्चर भी होता है लोगों का। तो लोग इनके हिसाब से काम करते हैं, अपने मूल्यों के हिसाब से काम करते हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं, अपनी परंपराओं के हिसाब से काम करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है और हमारी राजनीति को प्रभावित करती है। तो केवल आप किसी का बिहेवियर को जानकर, ठीक है, केवल आप फैक्ट के पीछे भागकर सारी सच्चाई को नहीं निकाल सकते हो। तो ये इसकी कमियां हैं। फिर प्राकृतिक विज्ञान की नकल का खतरा। यानी व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाने की कोशिश करता है, जबकि मानव समाज जो है वो मशीन नहीं है। मानव को कभी मशीन की तरह नहीं आप देख सकते हो। मनुष्य का व्यवहार जो है वो इतना सरल नहीं होता कि मात्र थोड़ा सा डेटा, थोड़ा से आंकड़े इकट्ठा कर लो और पूरी तरीके से समझा जा सके। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जिट पोल आते हैं हमारे यहाँ पे, ये लोगों से सर्वे करके ही एग्जिट पोल बनाए जाते हैं कि भाई, और बता देते हैं इसको इतनी से इतनी सीटें मिल रही है। तो क्या हमेशा सच साबित होते हैं? क्या जैसा वो बताते हैं हमेशा वैसा ही होता है? नहीं, कभी कभी बिल्कुल उलट हो जाता है। वो बताते हैं कि भाई इसको ज्यादा सीटें मिल रही है और पता लगे वही डूब जाए, और जिसको कम मिल रही है वही ऊपर आ जाए। ऐसा होता है ना। तो यही है कि मनुष्य के व्यवहार को इतना सरल मत समझो कि केवल थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर लो, थोड़े से दो चार सैंपल इकट्ठा कर लो और उसको पूरी तरीके से समझ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर अगला है बड़े डेटा का अति विश्वास। यानी कि ज्यादातर क्या होता है इसमें अध्ययन, जब भी ये प्लूमर और ये जो न्यूमर थे, इनके जो अध्ययन किया गया था, इसमें व्यवहारवाद की जो सफलता थी, ठीक है, इसको दिखाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो बड़ा डेटा होता है वो अत्यधिक निर्भरता कभी कभी मानवीय जटिलताओं को सरल रूप से प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं उस पे ज़्यादा निर्भर होते हैं ये, और उसकी वजह से कभी कभी हमारी जो मानवीय जटिलताएं होती है, जो बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको बहुत सरल करके प्रस्तुत कर देती है। डेटा जो है वो क्या हो रहा है ठीक है, ये तो बताता है। क्यों हो रहा है ये हमेशा स्पष्ट नहीं करता है। डेटा से हमें ये पता लग गया भाई यहाँ पे ये हुआ है, ऐसे हुआ, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, कारण डेटा से हमें नहीं पता लगता है। तो ये भी इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है नैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तुलना। यानी नैतिक दृष्टिकोण वर्सेज अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है, इन दोनों को पहले तुलना करते हैं। तो नैतिक सिद्धांत पूछता है कि क्या होना चाहिए, अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि क्या हो रहा है। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण जो है वो सच्चाई को बता रहा होता है कि आज के समय में क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये हमेशा ये नहीं बता पाता है कि वास्तविकता कैसी होनी चाहिए। जो हो रहा है ये तो बता रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए ये नहीं बताता है। तो ये इसकी क्या है, कमी है। इसमें मूल्यों को ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें केवल अनुभवजन्य में फैक्ट के पीछे भागते हैं, ठीक है। फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ को समझाता है कि कोई घटना हुई है तो उसका क्या संदर्भ रहा होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जबकि जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है वो कभी कभी संदर्भ को नजरअंदाज कर देता है। वो सिर्फ डेटा की बात करता है कि जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के आधार पर बात करता है। वो ये नहीं देखता कि वो आखिर उसके पीछे कारण भी कुछ और भी रहा होगा।
फिर है संतुलित मूल्यांकन, यानी अनुभवजन्य दृष्टिकोण ने राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिकता, डेटा आधारित जो विश्लेषण है, वास्तविक वास्तविक जो व्यवहार है उस पर केंद्रित जो अध्ययन है, ठीक है, ऐसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसका योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण में हमेशा से जो वैज्ञानिकता है इस पे पूरा फोकस रहा है, डेटा आधारित विश्लेषण पे फोकस रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो, डेटा के आधार पे बात करते हैं, फैक्ट के आधार पे बात करते हैं, वास्तविक व्यवहार पे ही ये केंद्रित रहता है। ठीक है, लेकिन इसकी आलोचनाएं जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि ये मानव के मूल्य जो होते हैं, मानव की जो भावना होती है और उसके जो नैतिक प्रश्न होते हैं इसको इंपॉर्टेंस कभी नहीं देता, ये केवल फैक्ट के पीछे भागता है। ठीक है, ये केवल मापन योग्य जो फैक्ट होते हैं उसका ही अध्ययन करता है, जो मापने योग्य चीज होती है। राजनीतिक सिद्धांत के जो दार्शनिक पक्ष हैं उसको कमजोर कर देता है, क्योंकि हमारे जो पहले के राजनीतिक सिद्धांत हुए हैं ना वो दार्शनिक होते थे, वो विचारों पे, विश्वासों पे, संस्कृति, कल्चर, इन सब चीजों पे डिपेंड होते थे। ठीक है, नैतिकता पे डिपेंड होते थे, लेकिन ये इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानता है, ये केवल फैक्ट की ही बात कर रहा है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत को जमीन पर ला खड़ा किया है और राजनीतिक अध्ययन को ज्यादा वास्तविक बना दिया है, ज्यादा वैज्ञानिक बना दिया है, ज्यादा वस्तुनिष्ठ बना दिया है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक जीवन की जो समग्र समझ है वो केवल फैक्ट और आंकड़ों से संभव नहीं हो सकती। उसमें कहीं ना कहीं हमारी मनुष्य की आकांक्षाओं को देखना पड़ेगा, उसके मूल्यों को देखना पड़ेगा, उसके आदर्शों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब के बिना अगर हम देखें तो ये अधूरा ही है। तो ये आपको इस तरीके से बताना था, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है कि उदारवादी विचार के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता की मूल जो अवधारणा है इसके बारे में बताना। उदारवादी के बारे में हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति को केंद्र माना गया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना, अगर आपको याद आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। लेकिन अब ये उदारवादी से ही दूसरा क्वेश्चन आ रखा है, इसमें स्वतंत्रता की जो मूल अवधारणा है इस पे आपका मूल्यांकन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उदारवादी विचार जो है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता की मूल अवधारणा का मूल्यांकन हमको करना है, तो हमें पहले उदारवाद को देखना है। ठीक है, उदारवाद क्या है? ये आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की परंपरा है। ये वो परंपरा है जो व्यक्ति को समाज और राज्य का केंद्र मानती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन हो गया इसमें? व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके जो व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उसकी जो स्वतंत्रता है, इसको सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर मानती है। उदारवादी मानते हैं कि यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो उसका जीवन जो है क्या होगा? अधूरा होगा। ठीक है, यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा तो उसका जीवन अधूरा होगा। तो मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने उदारवाद ने स्वतंत्रता को दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि आपके पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें कमेंट्स आता है, यानी कि टिप्पणी कीजिए। उसमें 4 टॉपिक होते हैं और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उस पर टिप्पणी के बारे में पूछा होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था, नकारात्मक स्वतंत्रता पे चर्चा कीजिए या सकारात्मक स्वतंत्रता बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ डिटेल में कराऊंगा, अगर वहां पे भी आता है तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कि उदारवाद में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े फैसले अगर खुद लेने में सक्षम है, उस पर किसी प्रकार का राज्य का या किसी का दबाव नहीं है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति स्वतंत्र है। इसी को हम व्यक्ति की स्वतंत्रता मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उदारवाद क्या मानता है? उदारवाद कहता है कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, यानी कि व्यक्ति अपनी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे को नुकसान होने लग जाए, तो फिर उसको स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो उदारवाद में स्वतंत्रता है इसमें कुछ नैतिक सीमाओं के भीतर समझा जाता है, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्वतंत्रता को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो जे एस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जिनको जे एस मिल कहा जाता है, तो जे एस मिल के आधार पे स्वतंत्रता को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है? यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के कार्यों में सरकार या कोई अन्य व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, यानी कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो काम है वो अपना काम अपनी स्वतंत्रता से कर सके। ठीक है, उसको कोई रुकावट ना हो, कोई भी सरकार या कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप ना करे, यानी रुकावट ना डाले। तो इसको तो इन्होंने बोल दिया है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता यहाँ पे क्या बता रही है आपको? तो बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, ये कह रही है दखल का अभाव, यानी दखल नहीं होना चाहिए। दखल मतलब हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बात करती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, ये ऐसी स्वतंत्रता की बात करती है, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है,
मुझे अकेला छोड़ दो का मतलब है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भाई व्यक्ति हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपना भला बुरा सोच सकता हूँ, मेरे जीवन में कोई दखल अंदाजी ना करे, तो इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। सरकार केवल उतना ही प्रतिबंध लगाएगी जिससे कि दूसरों को हानि ना पहुंचे, ठीक है। यानी कि ये जो आपका जो जीएस मिल का जो हानि सिद्धांत है, आपने हानि सिद्धांत भी पढ़ा होगा, मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, अगर आप मेरे से 11th में पढ़े हो तो आप हानि सिद्धांत को जानते होंगे। अब देखो, जीएस मिल कहते हैं कि सरकार को किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता में तब प्रतिबंध लगाना चाहिए जब दूसरे को हानि पहुंचे। एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ, जब मतलब जब तक कोई हानि ना पहुंच रही हो दूसरे को तब तक बैन ना लगाए, लेकिन अगर हानि पहुंच रही हो तो बैन लगाना चाहिए। एग्जाम्पल, अब देखो, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, तो आप दिन रात पढ़ाई करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, वो भाई म्यूजिक बजा रहा है, और वो म्यूजिक इतनी तेज बजा रहा है, इतना उसका मतलब इतना लाउड है, इतना वॉल्यूम इतना तेज है उसका, कि आपकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, यानी हानि पहुंच रही है आपकी पढ़ाई को। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि वो व्यक्ति के पास जाए, मान ले अगर आप जाते हो, तो वो बोले भाई मेरे को तो स्वतंत्रता मिली हुई है, मैं जितना मेरी बिजली फूक रही है, मेरा जो ये म्यूजिक सिस्टम है, मैं जितना मर्जी उतना तेज गाना बजा सकता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या आप इसे स्वतंत्रता मानोगे? नहीं। तो यही नकारात्मक स्वतंत्रता में बताया गया है कि व्यक्ति उसको बैन कब किया जाएगा, उसके म्यूजिक को बैन तब किया जाएगा, यानी म्यूजिक उसके लिए है, ठीक है, उसको म्यूजिक बजाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उसके म्यूजिक बजाने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है तो उसको पढ़ाई करने देना है यहाँ पे। तो यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। यानी सरकार प्रतिबंध कब लगाएगी? सरकार केवल उतना ही प्रतिबंध लगाएगी जिससे दूसरे को हानि ना पहुंचे। अगर दूसरे को हानि पहुंच रही है तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगी। तो सरकार ने कानून बना रखा है कि अगर कोई बहुत तेज म्यूजिक बजाता है या कुछ ऐसा करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आप कंप्लेन करोगे तो पुलिस जो होगी वो आएगी, एक्शन लेगी और उसका म्यूजिक भी बंद करेगी और उसको सजा भी देगी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको धर्म मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, अब आप धर्म मानो ना मानो, ये हमारा संविधान कहता है। अपनी पसंद का काम चुन सकते हो आप, आपको लगता है कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हो, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है यहाँ पे, तो इसको नकारात्मक स्वतंत्रता में माना जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हस्तक्षेप की कम बात होती है। अब मूल्यांकन करते हैं, तो ये व्यक्ति को अत्यधिक स्पेस देती है, यानी कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा खुलापन देती है, ठीक है। वो आराम से रह सकता है, जिससे कि वो नई नई चीजें नवाचार कर सकता है, ठीक है, इनोवेशन कर सकता है, अपने अपने जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। बाजार स्वतंत्रता बढ़ाती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना ये है कि यदि राज्य पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे तो गरीब व्यक्ति, कमजोर और वंचित व्यक्ति जो है वो असमानता में फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो शोषण करने लग जाएंगे अगर ज्यादा सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये तो थी नकारात्मक स्वतंत्रता। अब सकारात्मक स्वतंत्रता जो है ये थोड़ा अलग है उससे, इसको समझिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को वह अवसर और क्षमता प्रदान करना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सके। यानी कि लोगों को इतना योग्य बना दो, सरकार से कहा जा रहा है लोगों को इतना योग्य बना दो, या लोगों को इतनी सुविधाएं दे दो, जैसे उनको अच्छी एजुकेशन दे दो, ठीक है, उनको समानता दे दो, उनको समाज में अधिक से अधिक अवसर दो, इतना बेहतर बना दो, उनका इतना एजुकेटेड बना दो कि वो अपने जीवन में जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सके, ठीक है। एक ऐसा माहौल बना दो, इसको कहा जाता है पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसका मेन तत्व क्या है ये समझना है। इसमें केवल रोक हटाना पर्याप्त नहीं है। कहते हैं केवल रोक हटाने से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसको अच्छी हेल्थ सुविधाएं देनी पड़ेगी, स्किल, उसकी स्किल के विकास के लिए, कौशल के विकास के लिए उसको अवसर देने पड़ेंगे, ठीक है। गरीबी और भेदभाव जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को लिमिट कर देते हैं, यानी कि सीमित कर देते हैं। तो गरीबी और भेदभाव हटाना सरकार को पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके मूल्यांकन को देखते हैं, तो ये स्वतंत्रता को अधिक यथार्थवादी यानी अधिक रियल बना देता है, ठीक है, वास्तविक बना देता है। क्योंकि केवल कानूनी स्वतंत्रता काफी नहीं है, इससे राज्य की भूमिका बढ़ती है, जिसे अधुनातन उदारवाद का समर्थन होता है, ठीक है। आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये रियल है। इसमें ये बात चल रही है कि लोगों पे केवल प्रतिबंध मत लगाओ, बल्कि उनको इतना सक्षम बना दो कि वो बेहतर कर सके, ठीक है। और इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना कहते हैं कि राज्य का अधिक हस्तक्षेप कभी कभी
अतिरूप में नियंत्रण भी बना सकता है, बन सकता है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें क्या होता है, राज्य के हाथ में पावर ज्यादा हो जाती है, यानी सर वो जो नकारात्मक स्वतंत्रता थी वो कहती थी कि सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे। इसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार हस्तक्षेप करे लेकिन लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे। तो इसमें क्या होता है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है, और यही कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कमियां भी बताई जाती है। अब उदारवाद में जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, इसकी कुछ कमियां, इसकी कुछ लिमिटेशन भी आपको बतानी है। तो देखिए, उदारवाद जो है स्वतंत्रता, उदारवादी जो स्वतंत्रता है ये निरंकुश नहीं है, यानी कि ये दूसरों की स्वतंत्रता के सम्मान पे आधारित है। ठीक है, इसको हानि सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको जेएस मिल ने हानि सिद्धांत के आधार पे बताया है। ठीक है, यानी कि इसमें स्वतंत्रता की तो बात होती है उदारवाद में, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिसमें कोई लिमिट ना हो, जिसमें कोई रोक ना हो। अगर कोई ये बोले कि भाई मैं बहुत तेज म्यूजिक बजाऊंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है, तो ऐसे में दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात नहीं चलेगी। तो इससे स्वतंत्रता का नैतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। स्वतंत्रता और उदारवादी राज्य, यानी जो लिबरल जो स्टेट होता है और जो लिबर्टी है, इसके बीच में क्या समानता है, इसको देखते हैं। उदारवादी राज्य की जिम्मेदारी क्या है? उदारवादी राज्य कहता है कि कानून सबके लिए समान हो। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा, सभी उसको मानेंगे, सबके लिए कानून समान होगा। उदारवादी राज्य जो है वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे। ठीक है, यानी राज्य जो होगा, सरकार जो होगी, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। फिर शासन जो है ये जन सहमति पे आधारित होगा। ठीक है, शासन जो होगा किस पे आधारित होगा? जनता की सहमति पे आधारित होगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक सहभागिता की बात होती है। यहाँ पे राज्य यानी सरकार सीमित होगी, लेकिन आवश्यक क्षेत्र जैसे शिक्षा और सुरक्षा, ठीक है, इन सब के लिए काम करेगी। यहाँ पे समान अवसर की बात की जाती है कि राज्य सबको समान अवसर देगा। और उदारवाद जो है स्वतंत्रता और राज्य के बीच में संतुलन चाहता है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है सीबी मैकफर्सन। इन्होंने कैसे आलोचना करी है ये समझते हैं। तो ये कहते हैं कि उदारवाद जो है ये स्वार्थी व्यक्तिवाद को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ावा देता है, इससे सामूहिक हित प्रभावित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इससे इसके अतिरिक्त नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो अत्यधिक हो तो असमानता बढ़ सकती है। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का कंट्रोल बढ़ जाता है, जिससे कि व्यक्तिगत स्पेस को कमी मिलती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इनका कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों में कमियां निकाल रहे हैं। कह रहे हैं अगर नकारात्मक स्वतंत्रता ज्यादा होगी, ठीक है, तो असमानता बढ़ेगी, और सकारात्मक स्वतंत्रता ज्यादा होगी तो सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा, सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं अराजकतावादी व्यवस्था हो सकती है, या सरकार कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ये चीज होने लग जाएगी। कंक्लूजन क्या बताओगे आप कि उदारवाद जो है स्वतंत्रता को मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्ता और समान अवसर से जोड़कर देखती है। उदारवाद जो है वो दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं और मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करती है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि बाहरी कंट्रोल जो होगा वो कम से कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि सरकार जो है, राज्य जो है, वो जनता को ज्यादा ज्यादा अवसर देगी ताकि जनता योग्य बन सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये आपको निष्कर्ष में बताना था, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषणकारी व्यवस्था क्यों माना है? आपको इसके कारण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं, इन्होंने पूंजीवाद के बारे में बताया है और इन्होंने कहा है कि ये एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था इसको मानते हैं, और कहते हैं कि ये एक शोषणकारी व्यवस्था है जो समाज को दो हिस्सों में यानी दो वर्ग में बांट देती है। एक तो है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग। ठीक है, यानी समाज को ये दो हिस्सों में बांट देती है ये व्यवस्था, और पूंजीपति और समाज और दूसरी मजदूर वर्ग को। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग जो होते हैं ये संख्या में कम होते हैं। ठीक है, ये मार्क्स कहते हैं ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन ये पैसे वाले लोग होते हैं और ये गरीब लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, अब मजदूर वर्ग जो होता है ये संख्या में तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। ठीक है, और इनका हमेशा क्या होता है, शोषण होता है। ये बहुत मेहनत करते हैं और इनको उनकी मेहनत का फल जितना, मतलब जितना इन्होंने मेहनत करी होती है उतना उसका बदले में रेवेन्यू मिलता नहीं है, उनको उतना पैसा मिलता नहीं है, इसलिए इनका शोषण होता है। अब मार्क्स क्या कहते हैं ये समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये व्यवस्था जो है ये शोषण पे आधारित व्यवस्था है, यानी पूंजीवाद की पूरी संरचना जो है ये मजदूरों की मेहनत से जो पैदा होने वाला जो मूल्य है उसको हड़पने पे टिकी है। यानी कि मजदूर जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मेहनत करके जो मूल्य यानी जो पैसा बनाता है
उस पैसे को हड़प लेते हैं। कौन हड़प लेते हैं? पूंजीपति लोग हड़प लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इसको एक शोषण वाली व्यवस्था माना है। ठीक है, अब देखिए, समझिए एक एक चीज को अच्छे तरीके से। वैसे अगर आपने यूनिट देखी है तो बहुत अच्छी बात है, यूनिट में डिटेल में सब कुछ पहले से करा रखा है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है यूनिट को देख के जाना है। ठीक है, तो देखिए, ये कहते हैं अतिरिक्त शेष यानी अधिशेष, यानी ये सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू होती है उसकी लूट की बात करते हैं, यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू बनती है, जो सरप्लस वैल्यू बनती है, उसको लूट लिया जाता है। मार्क्स ने इसका एग्जांपल दिया है। ठीक है, एग्जांपल कैसे दिया है, जैसे समझिए। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद की जो पूरी व्यवस्था है ये मजदूरों के शोषण पे टिकी है। यानी मजदूर जितना मूल्य पैदा करता है, जितनी मजदूरी उसे मिलती है, बाकी हिस्सा पूंजीपति रख लेता है। ठीक है, एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे मान लो किसी मजदूर ने बहुत मेहनत करी और उसने एक दिन में काम करा 1,000 रुपए का, यानी 1,000 रुपए का उसने काम करा। 1,000 रुपए का मतलब है यहाँ पे उसने मूल्य पैदा करा। ठीक है, यानी इतने रुपए का काम हो गया। अब पूंजीपति लोग उसको कितना रुपए देंगे? आपको लगता है कि 1,000 का 1,000 दे देंगे? नहीं, पूंजीपति लोग देंगे उसको 300 से 400 रुपए। मान लो 400 रुपए दे दिया। ठीक है, 1,000 रुपए का काम करा, 400 रुपए उसे मिल गया, तो ये उसकी मजदूरी हो गई। अब 600 रुपए का जो उसने एक्स्ट्रा काम करा था, अब ये काम तो भाई मजदूर ने करा है ना, लेकिन वो 600 रुपए किसकी जेब में चला जाएगा? पूंजीपति की जेब में चला जाएगा। ठीक है, जो पूंजीपति व्यक्ति होता है, जो शोषणकारी व्यक्ति होता है, उसकी जेब में ये एक्स्ट्रा चला जाता है। यानी ये जो सरप्लस वैल्यू है ये मजदूर को नहीं मिलती, बल्कि दूसरे व्यक्ति को मिलती है। श्रम किसने करा है? श्रम करा है मजदूर ने। मेहनत किसने करी है? मजदूर ने। लेकिन अधिशेष जो जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी, जो प्रॉफिट था, जो फायदा था, वो किसने ले लिया है? वो पूंजीपति ने ले लिया है। यानी कि 600-700 रुपए जो है पूंजीपति अपने पास रख लेता है, और ये मुफ्त का श्रम है जो पूंजीपति बिना भुगतान के ले लेता है। तो इसी को मार्क्स ने शोषण कहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, श्रम शक्ति की खरीद फरोख्त और मजदूर की मजबूरी। यानी कि मजदूर जो है उसके पास उत्पादन के साधन खुद के तो होते नहीं है। अगर मजदूर अपना श्रम यानी अपनी मेहनत को ना बेचे, ठीक है, तो वो भूखा मर जाएगा बेचारा। तो उसका जो श्रम है वो सामान की तरह होता है। यानी मजदूर, देखो, अब मजदूर के पास बेचने के लिए जमीनें या फैक्ट्रियां या कोई टूल या फिर मान लो कोई उपकरण या कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। अब मजदूर के पास कुछ है ही नहीं, तो वो बेचेगा तो क्या बेचेगा? अपना श्रम बेच सकता है। श्रम का मतलब यहाँ पे उसकी मेहनत है, अपनी मेहनत को बेच सकता है। ठीक है, तो इसलिए मजदूर जो है अपनी श्रम शक्ति यानी अपनी मजदूरी बेचने के लिए मजबूर है, उसके पास कोई दूसरी चीज है ही नहीं बेचने के लिए। तो पूंजीपति जो है वो उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसके काम करने की क्षमता यानी उसकी जो लेबर पावर है उसको खरीदता है। तो आप कभी भी देखना, जो पूंजीपति होगा वो हमेशा यंग और एक मेहनती व्यक्ति को काम पे रखेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो ज्यादा काम करवा पाएगा। एक बूढ़े व्यक्ति को वो काम पे नहीं रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति उतना काम नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो पूंजीपति होता है ना, वो उसकी लेबर पावर को खरीद रहा होता है। यानी कि मजदूर के पास स्वायत्ता नहीं है, ठीक है, उसके पास खुद के अधिकार नहीं है, बल्कि उसके पास एक आर्थिक मजबूरी है। और पूंजीपति जो होते हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं, उसको अपने अधीन कर लेते हैं। यानी उसकी आर्थिक मजबूरी क्या है? उसकी मजबूरी ये है कि उसको अपना परिवार पालना है, उसकी बीवी होगी एक, उसका बच्चे होंगे, तो उसको अपने बीवी और बच्चों को पालना होगा, अपने परिवार माता पिता को पालना होगा। ठीक है, तो वो उसकी आर्थिक मजबूरी है। और पूंजीपति जो होते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको उतना पैसा देते नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि मजदूर का अलगाव, यानी शोषण का सामाजिक जो मानवीय रूप है, इसके कारण मजदूर जो होता है वो उसका अलगाव होने लग जाता है। ठीक है, मार्क्स ने बताया है 4 प्रकार के अलगाव को बताया है। यानी वस्तुकरण, सबसे पहला है वस्तुकरण। मजदूर जो होता है अपने ही बनाए उत्पाद से अलग हो जाता है। जैसे मान लो कोई जूते की फैक्ट्री है जहां पे बहुत महंगे महंगे जूते बनते हैं। अब मजदूर ने बनाया है उस जूते को, लेकिन वो उससे अलग हो गया है। अब मतलब बनाने के लिए बनाता तो उसको मजदूर है, लेकिन वो उससे अलग हो गया क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रख सके। वो प्रोडक्ट उसका नहीं है, उसने बनाया है यानी मेहनत करी है। अब वो प्रोडक्ट वहां से चला जाएगा, कहीं बिक जाएगा। ठीक है, अपने ही बनाए हुए उत्पाद से मजदूर जो है वो अलग हो गया। फिर दूसरा है स्वयं अलगाव, यानी मजदूर जो है अपनी रचनात्मकता, अपनी मानवीय पहचान जो होता है उसको खो देता है। ठीक है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो खो जाती है, क्योंकि अब वो एक मजदूर बन के रह जाता है और मजदूरी वाला काम ही वो जीवन भर करता रहता है। फिर है प्रजाति अलगाव, यानी मनुष्य जो है वो सृजनशील प्राणी है। ठीक है, आदमी क्या होता है? एक क्रिएटिव व्यक्ति होता है, और क्रिएटिव होने के अपने स्वभाव से वो दूर हो जाता है, क्योंकि अब वो क्रिएटिव नहीं रहा है। उसका स्वभाव जो है वो उसको एक मतलब एक बंद कमरे में काम मिल गया उसको, वो उस काम तक ही है, वो कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको पूरा जीवन जो है वही काम करना पड़ता है। तो वो उसका अपनी जो उसकी जो क्रिएटिव जो प्रजाति होती है उससे उसका अलगाव हो जाता है। ठीक है,
फिर अन्य लोगों से भी अलगाव हो जाता है, यानी समाज में कंपटीशन इतना है, द्वेष इतना है, वर्ग हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर व्यक्ति क्या होता है, समाज से भी अलग हो जाता है। तो इसमें एंड में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद जो है इंसान को इंसान होने से के असली जो गुण है उससे दूर कर देता है। और इस तरीके से पूंजीवाद केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक शोषण भी करता है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि पूंजीवाद लोगों को आर्थिक नुकसान देता है, नहीं, जबकि वो सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण भी कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व के बारे में आपको बताना है, जो कि शोषण का संरचनात्मक कारण है। ठीक है, अब आप देखो, जिस व्यक्ति के पास जमीन है, जिस व्यक्ति के पास मशीन है, जिस व्यक्ति के पास फैक्ट्री है, वो ही उत्पादन के साधनों का मालिक है। ठीक है, सारा कंट्रोल उसके पास है। समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक तो आपको पता है, एक वर्ग जो है पूंजीपति, ये वही व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन है, मशीन है, फैक्ट्रियां हैं। दूसरी तरफ है मजदूर। तो पूंजीपति जो है उत्पादन के साधनों पे अपना कंट्रोल रखता है, मजदूर जो है केवल अपना श्रम बेचता है, ठीक है, अपनी मेहनत को बेचता है। पूंजीपति लगातार क्या करते हैं, मजदूर का जो मूल्य है हड़पते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1,000 रुपए का काम करा, उसको मान लो 400 रुपए ही मिले, 600 रुपए जो है वो हड़प गया। कौन हड़प गया? मालिक हड़प गया। ठीक है, मार्क्स जो है इसे शोषण की संरचनात्मक जड़ कहता है। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ जाती है, यानी पूंजीपति और जो मजदूर होते हैं इनके बीच में अमीरी गरीबी का अंतर जो है वो लगातार बढ़ेगा। पूंजीपतियों का जो मुनाफा होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मजदूरी जो है वो कम रहेगी, यानी कि कहने का मतलब है अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, ये अंतर बढ़ेगा। पूंजीपति जो है उसका बहुत मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो उसका मुनाफा बढ़ेगा और वो अमीर होता जाएगा। लेकिन मजदूर जो है वो गरीब होता जाएगा। ठीक है, उसकी मजदूरी हमेशा कम रहेगी। तो पूंजीवाद असमानता को जन्म दे रहा है। मुनाफा हमेशा पूंजीपति के पक्ष में होता है, ठीक है, मजदूर के पक्ष में केवल गरीबी ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का विस्तार और वैश्विक शोषण, यानी पूंजीवाद जो है केवल एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया में फैलकर पूरी दुनिया में शोषण कर रहा है, जिसको हम वैश्विक शोषण कहेंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो पूंजीवाद देशों उपनिवेशों और वैश्विक श्रम संसाधनों का भी शोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, कि आर्थिक संकट पूंजीवाद की अनिवार्य देन, यानी पूंजीवाद जो है बार बार आर्थिक संकट पैदा करेगा। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, कभी कभी कोई ना कोई समस्या होगी, क्योंकि उत्पादन जो होता है वो अनियंत्रित होता है। बाजार की मांग और आपूर्ति, यानी जो डिमांड और सप्लाई होती है उसमें पूंजीपति जो होते हैं उनके मुनाफे पे निर्भर करती है वो। इससे बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी और आर्थिक अस्थिरता जो है बढ़ती रहती है, पूंजीपति जो है वो अमीर होते रहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य भी पूंजीपतियों का औजार औजार बन गया है, यानी राज्य एक ऐसा औजार है जिसके शासक वर्ग, जिसमें जो शासक वर्ग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, ये मजदूर पे कंट्रोल बनाए रखते हैं। इसलिए राज्य भी मजदूर हितों की बजाय, यानी सरकार जो होती है, सरकार भी मजदूरों की हितों की बजाय पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये कहते हैं कि इसमें जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, वो भी एक ऐसा औजार बन जाती है जो पूंजीपति जिसका इस्तेमाल करते हैं और मजदूरों के खिलाफ, यानी मजदूरों पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सरकारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। इसमें लास्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष बताना है, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग पूंजीवाद जो है शोषण को पैदा करता है। ठीक है, और मार्क्स ने पूंजीवाद को इसलिए शोषणकारी कहा है क्योंकि इसमें जो अतिरिक्त मूल्य होता है, जो सरप्लस वैल्यू होती है, उसकी लूट होती है। ठीक है, मजदूर मेहनत करता रहता है और जो प्रॉफिट होता है वो पूंजीपति वर्ग जो है ले जाता है। इसकी वजह से समाज में वर्ग विभाजन होता है और अलगाव अलगाव की भावना पैदा होती है। ठीक है, अमीर गरीब के बीच में असमानता बढ़ने लग जाती है और ये शोषण जो है पूरी दुनिया में होने लग जाता है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट भी पैदा हो जाते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना है आपको और इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करनी है। ठीक है, वैसे तो ये आपके पेपर में पहले नंबर पे क्वेश्चन होगा, पहले या दूसरे नंबर पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ 7वें 8वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने हार्ड क्वेश्चन करा दिया आपको, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा सीधा सीधा बता रहे हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत वह विचार प्रणाली होती है जो हमें समाज और राजनीति के जो पहलू होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट होते हैं, उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो पॉलिसी होती हैं, उसकी व्याख्या कैसे की जाए ये हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। राजनीतिक घटनाओं को एक्सप्लेन कैसे किया जाए ये हमको ये राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। और कैसे राजनीतिक सिद्धांतों को अच्छे से समझा जाए, कैसे समाज बेहतर हो सकता है, कैसे वो सिद्धांत समाज पे लागू किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं।
और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा बता दो कि राजनीतिक सिद्धांत उन मूलभूत विचारों या अवधारणाओं या सिद्धांतों का अध्ययन होता है जिनके आधार पे हम न्याय के बारे में, समानता के बारे में, अधिकार, सत्ता, राज्य और शासन के जैसे जो राजनीतिक तत्व होते हैं उसको समझते हैं। अगला है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता यानी इसकी रेलेवेंस क्या है। तो समाज और राजनीति को समझने में मदद, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं ये हमको समाज और समाज में जो राजनीति है उसको समझने में मदद करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि समाज और राजनीति जो है कैसे काम करती है। किसी राजनीतिक निर्णय पर कोई भी मतलब पॉलिटिकल जो डिसीजन होता है उसका लोगों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, जनता पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये चीज समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करते हैं, ठीक है। फिर न्याय, समानता, अधिकार और लोकतंत्र की व्याख्या, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत हमको ये समझाता है कि कैसे हम न्याय के बारे में, अधिकार के बारे में, लोकतंत्र और नागरिकता जैसी जो अवधारणाएं होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उसको उसके बारे में हम समझते हैं और उसको कैसे लागू किया जाता है इसके बारे में हमें जानकारी राजनीतिक सिद्धांत से पता लगती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि बेहतर निर्णय लेने की दिशा प्रदान करना, यानी राजनीतिक सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि कौन सा निर्णय समाज के लिए उचित है, ठीक है। कौन सा निर्णय लेने से समाज का फायदा होगा, कौन सा निर्णय लेने से समाज का नुकसान होगा। तो ये सही और गलत की हमको परख करता है, ठीक है। यानी ये जो निर्णय होते हैं इसको संगठित और औपचारिक रूप देता है, कौन से डिसीजन लेने चाहिए, कौन से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कौन से डिसीजन लेने के बाद समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समय, संस्कृति और समाज के अनुसार विचारों का विकास, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है ये समझने में मदद करता है कि राजनीतिक विचार जो होते हैं ये समय, संस्कृति और समाज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले जो राजनीतिक सिद्धांत थे आज के समय में हो सकता है वो अप्रासंगिक हो गए हो। आज समाज बदला है, समाज की संस्कृति बदली है, समय बदला है, विचार बदले हैं लोगों के, तो आज अलग तरीके के राजनीतिक सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर समाज में नियम, कानून और नीतियों का निर्माण, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं ऐसे नियम और नीति बनाने में मदद करते हैं जो समाज के हित में हो, ठीक है, और उससे समाज सुरक्षित हो और मानवीय बने। तो ऐसे डिसीजन लेने में क्या कौन मदद करता है, ये हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, ये हमारी हेल्प करते हैं। फिर नागरिकों यानी जो जनता है और जो राज्य यानी सरकार है इसके संबंध को समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमको बताता है कि नागरिक के जो अधिकार होते हैं, नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं और राज्य के जो अधिकार होते हैं, राज्य के जो कर्तव्य होते हैं, राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए, ये हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। सत्ता के प्रयोग और दुरुपयोग की पहचान, यानी राजनीतिक सिद्धांत ये भी सिखाता है कि सत्ता का उपयोग जनता के हित में कैसे हो सकता है और इसका दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, कैसे सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि कम कम एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मेन मेन चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। डिटेल के लिए आप चैप्टर की यूनिट को देखो, बहुत डिटेल में वहां पे समझाया हुआ है। आठवां पॉइंट है कि आधुनिक जटिल समस्याओं का समाधान, यानी आज के समाज में जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं या केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ही उन्हें नहीं समझा जा सकता बल्कि हमें राजनीतिक सिद्धांत के जरिए उन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना है, वो भी तर्कपूर्ण यानी फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। ये सब हमें कैसे पता लगेगा, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। तो ये राजनीतिक सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत न केवल राजनीति को समझने में एक साधन है बल्कि ये समाज को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक वैचारिक दिशा प्रदान करता है। ये नागरिकों, राज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकारों और सत्ता के संचालन से जुड़े जो मूलभूत प्रश्न होते हैं इसके बारे में बताता है। तर्कपूर्ण समाधान खोजने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, नारीवाद। ये जो फेमिनिज्म होता है इसके अंतर्गत जो सेक्स होता है और जो जेंडर होता है, सेक्स और जेंडर के बीच में जो विवाद है इस पे हमको निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। तो चलिए फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, नारीवादी जो है ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, ये भी एक राजनीतिक सिद्धांत रहा है। ये सिद्धांत किस बात पे जोर देता है, ये इस चीज को उजागर करता है कि समाज और राजनीति की जो पारंपरिक संरचनाएं हैं ये लंबे समय तक पुरुषों के अनुभवों पे आधारित आधारित रही हैं, ठीक है। यानी कि पुरुषों को ही लंबे समय से महत्व दिया गया है, हमारा समाज जो रहा है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, ठीक है। इस चीज पे ही हमेशा ध्यान दिया गया है, इस चीज को ये नारीवादी सिद्धांत हमें बताता है। यहाँ पे बताया जाता है नारीवादी सिद्धांत में कि महिलाओं के जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो आवाज है,
उनके जो अधिकार है, उनकी जो पहचान है, उसको हमेशा हाशिए पे रखा गया है, यानी उनको दबाया गया है। ठीक है, इसी संदर्भ में नारीवाद के जो भीतर सेक्स और जेंडर, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेक्स और जेंडर का विवाद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बौद्धिक बहस के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये हमको इसमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, नारीवादी विचारधारा में जो फेमिनिज्म होता है, फेमिनिज्म में इस पे बहुत बहस चली थी। ठीक है, बहस बताती है कि जो सेक्स होता है ना, सेक्स का मतलब अब यहाँ पे वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, सेक्स सुनते ही तुम उछल पड़े होगे कि भाई इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, सेक्स का मतलब यहाँ पे जैविक अंतर से है, यानी ये बायोलॉजिकल टर्म्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स है, ये बताती है कि जो नेचर है, जो ईश्वर है, ठीक है, नेचर ने हमें पुरुष और महिला में बांट कर भेजा है। ठीक है, अब अलग जेंडर भी होता है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, पुरुष और महिला, यानी जो नेचर है उसने व्यक्ति को बायोलॉजिकल नजरिए से देखें, ठीक है, या फिर जैविक अंतर देखें, तो पुरुष और महिला के हिसाब से बनाकर भेजा है। अब यहाँ पे क्या है, सामाजिक और निर्मित भूमिकाएं जेंडर को दिखाती है, यानी कि ये अ, जो बायोलॉजिकल टर्म्स है पुरुष और महिला, ये तो भाई नेचर ने ही बना के भेजा है, लेकिन इसको सेक्स और जेंडर में किसने डिवाइड करा है। सेक्स तो चलो नेचुरल है, वहां से इसी प्रकार से बन के आया है, सेक्स के अंतर्गत पुरुष और महिला, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं। लेकिन जेंडर जो है ये समाज ने बनाया है। ठीक है, इसको ईश्वर ने या नेचर ने नहीं बनाया, जेंडर को जेंडर समाज ने बनाया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो राजनीतिक सामाजिक समानताओं को किस तरीके से समझा जाए, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो नारीवादी जो सिद्धांत है इसकी अलग अलग धाराएं हैं। यहाँ पे उदारवादी, कट्टरपंथी, मार्क्सवादी, उत्तर औपनिवेशिकवादी, क्वीयर और ट्रांस नारीवाद, कई तरीके की अलग अलग दृष्टि से इसको देखा जाता है। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा बात करेंगे। टर्म्स जो है हमारे सामने, टर्म्स मतलब जो शब्द है, एक सेक्स शब्द है और एक जेंडर शब्द है, इनके विवाद को हम समझेंगे। सेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सेक्स का मतलब है हमारा शरीर जो होता है मनुष्य का, ठीक है, उसके बीच में एक महिला और पुरुष के बीच में एक जैविक अंतर होता है। आप यहाँ पे देखोगे एक महिला एक पुरुष है, इनके बीच में एक जैविक अंतर है। तो ये जो जैविक अंतर है इसी को डिफाइन करता है सेक्स। ठीक है, इसमें हमारे शरीर, हमारे जो प्रजनन तंत्र होते हैं, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये इस पे आधारित होता है। ठीक है, इसी के आधार पे पुरुष और महिला बनते हैं। अब पुरुष जो है, अब ये बायोलॉजिकल, इसकी कुछ अलग विशेषता है, फीमेल की जो है कुछ अलग विशेषता है। फीमेल जो है वो क्या कर सकती है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, और पुरुष जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। ठीक है, मतलब अपनी कोख में ये रख सकती है, उसको पैदा कर सकती है। लेकिन जेंडर जो है वो अलग है। जेंडर को क्या है, ये नारीवादी विचार विचार बताते हैं कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, यानी समाज ने जेंडर को बनाया है। ठीक है, यानी समाज जो है वो स्त्री और पुरुष की जो भूमिकाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, व्यवहार जो है वो बनाता है। ये जन्मजात नहीं होती बल्कि समाज ने बनाया। अब कैसे समाज ने बनाया, देखो, लड़की जो है, ज्यादातर जो फीमेल है उनको निजी क्षेत्र, यानी उनको जो घरेलू काम है, इनको ये काम करने को कहा गया है। कि जो महिला का काम होता है वो घर का काम होता है, बच्चे पैदा करे, बच्चे को पाले, चूल्हा चौका करे, घर की देखभाल करे। ठीक है, ये सब किसका काम है, ये फीमेल है, परिवार के लोगों की सेवा करे, परिवार के लोगों को का पालन पोषण करे। ठीक है, ये सब फीमेल का काम है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पुरुष का काम क्या है, वो घर से बाहर निकले, नौकरी करे, रोजगार करे, बिजनेस करे। ठीक है, बाहर के काम जो है वो सब पुरुषों को दे दिए हैं। तो ये जो है ना, ये अंतर जो है यहाँ पे कि महिला का ये काम है, पुरुष का ये काम है, फेमिनिज्म वाले जो होते हैं, जो नारीवादी होते हैं, कहते हैं ये गलत है। ये समाज ने बनाया। ठीक है, यानी ये समाज ने बनाया, ये जो विभाजन है ये समाज के द्वारा है। तो ये विभाजन जो है इतिहास और पितृसत्ता द्वारा निर्मित किया गया है, ये नेचुरल नहीं है। हमारा समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जो घर का मुखिया होता है वो पुरुष होता है, फिर उसके बाद संपत्ति उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे, यानी समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की बजाय। तो ये समाज था। ठीक है, ऐसा समाज रहा है, इसके कारण ही ये जेंडर बना है। ये जेंडर, ये जो भेदभाव बना है कि महिला का ये काम है, पुरुष का ये काम है, महिला ये नहीं कर सकती, महिला को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये सब किसने बनाया, समाज ने बनाया। ठीक है, ये जेंडर की जो विचारधारा है ये नारीवादी ऐसा कहते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समझना, ये नारीवादी कहते हैं, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है कट्टरपंथी नारीवाद। अब हम नारीवाद के हर एक नजरिए से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल टू द सिलेबस बता रहा हूँ, आपकी जो बुक में दे रखा है उस बुक के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कट्टरपंथी जो नारीवाद है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पितृसत्ता को मूल समस्या मानता है, यानी ये हमारे समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज था ये मेन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही जेंडर वाला भेदभाव आया है। ठीक है,
कट्टरपंथी नारीवाद क्या कहता है, ये कहता है कि पितृसत्ता जो है महिलाओं के शरीर और सेक्स को नियंत्रण में रखता है, यानी उनके जो शरीर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नारीत्व और पुरुषत्व ये जो अवधारणाएं हैं ये सत्ता आधारित सामाजिक निर्माण है, ठीक है। ये राज्य के द्वारा दिया गया है, यानी कैरोल पैटमैन जो है, ये जो महिला थी, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसमें इन्होंने ये बताया था कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है ये तटस्थ नहीं है बल्कि पुरुष प्रधान है, ठीक है। ये जो समाज में जो नियम बनाए गए हैं ना, ये पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इसके पीछे सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट छिपा हुआ है, यानी जो महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित रखता है कि तुम घर पे रहो, तुम बच्चे पैदा करो, तुम बच्चे पालो, पालन पोषण करो, चूल्हा चौका करो, ये जो काम महिलाओं को बताया गया है ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में, कि महिला को यही काम करना है, घर पे रहना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे काम करने हैं, ये पहले से समाज ने निर्धारित करा है। इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि सेक्स और जेंडर का जो फर्क है ये केवल एजुकेशन यानी शैक्षणिक नहीं है, बल्कि ये सत्ता संरचना को समझने का भी तरीका है, क्योंकि हमारी सत्ता, हमारा समाज जो है वो इसी तरीके से देखता है, ठीक है। अगला देखो, उदारवादी मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद जो है, इसमें सेक्स और जेंडर का विश्लेषण कैसे होता है इसको देखते हैं। तो उदारवादी जो है ये कहते हैं कि असमानता का कारण जो है सामाजिक ढांचे और अवसरों की कमी है, कि हमारा सामाजिक ढांचा ही सही नहीं है, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, यहाँ पे अवसरों की कमी है, महिला को उतने अवसर नहीं मिलते, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ये बताता है कि पुरुष महिला को कानून और अवसरों में समानता देकर जेंडर का भेद मिटाया जा सकता है। ये जो जेंडर वाला भेदभाव है, अगर पुरुष महिला को कानून के सामने बराबर माना जाए, ठीक है, अवसरों में समानता दी जाए, तो इस भेदभाव को मिटाया जा सकता है। उनके लिए जेंडर बदलने योग्य सामाजिक श्रेणी है, यानी कि ये समाज ने बनाया जेंडर का भेदभाव, इसको समाज ही खत्म कर सकता है, यानी समाज ही इसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये बदलने योग्य चीज है, इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट टाइम मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद, ये क्या कहता है, ये कहता है कि महिलाओं का जो शोषण होता है उसका केवल जो लिंग, उसका कारण केवल लिंग नहीं है, यानी केवल जेंडर नहीं है, ठीक है, उसका कारण केवल जेंडर नहीं है बल्कि वर्ग और पूंजीवादी ढांचे का परिणाम माना जाता है, कि ये जो हमारे यहाँ पे वर्ग वाला सिस्टम रहा है, पूंजीवादी सिस्टम रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। घरेलू काम कराया जाता है महिला से, उसका जो घर का काम होता है उसको सस्ता श्रम माना जाता है, ठीक है? आपने सुना होगा, कहा जाता है क्या करती है, घर पे ही तो रहती है, पूरे दिन घर का ही तो काम करती है, ये जो मतलब इस नजरिए से उसको दिखाया जाता है ना, इसका मतलब घर का काम कोई मेहनत वाला काम है ही नहीं, ऐसा माना जाता है, वो सस्ता श्रम माना जाता है। तो ये जेंडर आधारित जो बंधन है, ठीक है, भेदभाव है, ये बता रहा है। यानी कि इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग सेक्स जेंडर का जो विवाद है वो केवल पहचान का प्रश्न नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय का भी विषय है, ठीक है। क्योंकि घर के काम को सस्ता माना जाता है, पुरुष अगर बाहर जाके 4 घंटे काम कर ले तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, घर पे महिला अगर 8 घंटे काम कर रही है, मेहनत वाला काम कर रही है, तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता, उसको सस्ता श्रम माना जाता है, ठीक है। तो ये जो भेदभाव है, इसको जो ये मार्क्सवादी हैं ये बताते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी सेक्स जेंडर विवाद को समझने की कुंजी तरीका क्या है। तो जब नारीवाद की दूसरी लहर चल रही थी तो उसमें ये नारा उभरा था, पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और प्रजनन अधिकार जैसी जो समस्या थी, इसको निजी नहीं बल्कि राजनीतिक कहा गया था, ठीक है। यानी कि ये जो घरेलू हिंसा हो रही है ना, ये जो यौन उत्पीड़न होता है फीमेल के साथ, महिला के साथ, या उसके प्रजनन अधिकार, उसको केवल बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में देखा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये इसको निजी नहीं बोला जा सकता, ये राजनैतिक है, इसको समाज में लाना चाहिए, इस समस्या को मतलब पॉलिटी यानी कि राजनीति के द्वारा ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं, कहते हैं कि ये घर से शुरू होती है लेकिन समाज की राजनीतिक संरचनाओं को भी प्रभावित कर रही होती हैं, ये केवल घरेलू लेवल पे नहीं रह जाती हैं, ठीक है, समाज को प्रभावित करती हैं। सेक्स जेंडर का जो विवाद है वो इस नारे के साथ स्पष्ट हो जाता है कि जैविक अंतर जो है एक सीमा तक महत्वपूर्ण है। यानी अब देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है भाई, पुरुष और महिला में डिफरेंस है, उनके हार्मोन्स अलग है, ठीक है, उनका नेचर अलग है, उनकी क्षमताएं अलग है। महिला जो है बच्चे को अपने पेट में पाल सकती है, उसको जन्म दे सकती है, ठीक है। शरीर से अगर शारीरिक रूप से देखें तो महिला शारीरिक रूप से कोमल होती है, उसकी आवाज कोमल होगी, शरीर उसका कमजोर होगा, पुरुष जो होगा वो बलवान होगा, ठीक है, उसकी आवाज भारी होगी, और पुरुष को दाढ़ी मूंछें निकलती है, महिलाओं को नहीं निकलती, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो तो है, उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी, वो हमारे हाथ में नहीं है, नेचर ने ऐसा बनाया है हमको, ठीक है। लेकिन जो ये जेंडर वाला डिफरेंस है ना, कि महिला के साथ जो भेदभाव होता है, ठीक है, पुरुष के साथ अलग भेद, महिला के साथ अलग तरीके से व्यवहार होता है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता, ये जो जेंडर वाला भेदभाव है, ये जो असमानता है, ये कहीं ना कहीं इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बता रखी है।
फिर तीसरी लहर आई थी नारीवाद की, इसमें इंटरसेक्शनलिटी और जेंडर की नई समझ, यानी इसको जेंडर को नए तरीके से समझा जाता था। तो इसमें जेंडर को केवल लिंग पर आधारित नहीं बल्कि जाति, वर्ग, धर्म और लैंगिकता, इन सब के साथ मिलकर जोड़ के देखा जाने लगा। सभी महिलाओं का जो अनुभव था वो एक जैसा नहीं था। हर जाति की महिलाओं का की जो अनुभव थे अलग थे। ठीक है, हर वर्ग की महिलाओं के जो एक्सपीरियंस थे अलग थे। हर देश में आप पश्चिम की महिलाओं के एक्सपीरियंस देखो और पूर्व के देशों की महिलाओं के एक्सपीरियंस देखो, वो अलग था। तो इसने कहीं ना कहीं सेक्स और जेंडर का जो विवाद था इसको और गहरा कर दिया। ठीक है, ये बताता है कि जेंडर जो है वो बहुस्तरीय है, ना कि केवल पुरुष और महिला का दोहरा विभाजन। दो स्तर पे आपको नहीं बांट सकते, ये बहुत स्तर पे होता है। सेक्स जेंडर विवाद और सार्वजनिक निजी विभाजन, यानी निजी क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से महिलाओं का क्षेत्र माना गया है। ठीक है, जबकि ये राजनीतिक निर्माण है, ये मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था के तहत बना है। यौन अनुबंध यानी जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, विवाह, घरेलू काम, ये सभी जेंडर आधारित सत्ता से संबंधित है। ठीक है, ये जो बता दिया गया है कि भाई घरेलू काम महिला के होते हैं, विवाह करना है उसको, शादी करना है, ठीक है, घर पे रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, ये सब सत्ता संबंध से रिलेटेड है। इस प्रकार सेक्स जो है वो सेक्स जेंडर जो विवाद है ये इसको उजागर किया गया है। और राजनीति जो है केवल संसद में नहीं, घर की चार दीवारी के अंदर भी मौजूद होती है। ये इसमें बताया गया है कि हर जगह राजनीति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मान्यता बनाम पुनर्वितरण, यानी नैन्सी फ्रेजर जो थी विद्वान, इन्होंने क्या कहा था, ये फ्रेजर बताती हैं कि महिलाओं की समस्याएं जो है तीन लेवल पे है। एक है आर्थिक लेवल पे, एक सांस्कृतिक लेवल पे यानी पहचान के लेवल पे, एक राजनीतिक लेवल पे। ठीक है, जेंडर असमानता इन तीनों का संयुक्त परिणाम है। ये जो हम जेंडर के आधार पे जो भेदभाव देखते हैं वो तीनों का मिलकर परिणाम बनता है। ठीक है, इसलिए सेक्स जेंडर विवाद को सिर्फ पहचान या जैविक अंतर के तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसको राजनीतिक रूप से भी देखना है। ठीक है, तीनों लेवल पे देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी नारीवाद, यानी सेक्स जेंडर का जो विवाद है वो उसका स्थानीय दृष्टिकोण देखते हैं। तो देखिए, भारत में नारीवाद की अपनी अलग परंपरा रही है। सावित्रीबाई फुले जो थी वो शिक्षा और जाति जो है, शिक्षा और जाति ये लिंग आधारित अन्याय से संघर्ष करा इन्होंने, यानी शिक्षा और जाति लिंग के आधार पे जो भेदभाव था, ठीक है, महिलाओं के साथ, इसको इन्होंने सामने लाई। फिर ताराबाई शिंदे जो थी स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने बुक लिखी है। इसमें समाज में जो दोहरे मानदंड थे उसकी आलोचना करी है कि भाई पुरुषों के साथ अलग व्यवहार करते हो, महिला के साथ अलग व्यवहार करते हो। तो इस चीज़ की इन्होंने आलोचना करी है। तो ये जो विचारक हैं इनके काम जो है स्पष्ट करते हैं कि जेंडर असमानता जो है केवल पश्चिमी अवधारणा नहीं है, बल्कि भारतीय सामाजिक संरचना जो है, स्ट्रक्चर है, इसमें भी है। भारत में भी तो फीमेल के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, फिर है निष्कर्ष, यानी सेक्स और जेंडर विवाद जो है नारीवाद का केंद्रीय मुद्दा है, क्योंकि ये बताता है कि असमानता का आधार जो है वो केवल जैविक अंतर नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संरचना है। केवल नेचर ने महिला पुरुष को अलग बना दिया तो केवल उसको भेद नहीं माना जाएगा, बल्कि जो समाज बनाता है उसको भेद माना जाएगा। ठीक है, जेंडर की भूमिकाएं जो है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि पितृसत्ता, यानी नेचुरल नहीं है, ईश्वर ने ऐसा बना के नहीं भेजा, बल्कि ये पितृसत्तात्मक समाज है। ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो संस्कृति है, ये जो कल्चर है, इसके द्वारा ये भेदभाव बनाया गया है। ठीक है, आधुनिक नारीवादी सिद्धांत जो है वो खासकर इंटरसेक्शनल, क्वियर और ट्रांस दृष्टिकोण से भी जेंडर को कई तरीके से देखते हैं। नारीवाद का उद्देश्य जो है केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं बल्कि लैंगिक समानता, यानी केवल नारियों को अधिकार नहीं बल्कि उनको जेंडर के हिसाब से उनको समानता मिले, सत्ता में उनको बराबरी मिले। ठीक है, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये इसका उद्देश्य होता है।